गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नफीस जी, आलोक जी, दोनों आजकल कैमरा ऑन करके क्लासेस करते हैं, विच इज गुड। ठीक है। गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए मैं क्विकली इतने 2 मिनट बाकी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बात कर लेता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने बेसिकली क्या पढ़ाई की थी, है ना, और उसको हम आगे लेकर कैसे चलने वाले हैं। तो बेसिकली पुराने टॉपिक्स तो पहले थे, बट ये दो टॉपिक्स हमने पढ़े थे कि हम एरो फंक्शन इसके बाद पढ़ने वाले हैं। एक हमने देखा था कॉल बैक्स क्या होते हैं। कॉल बैक्स में हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन में अगर एज आर्ग्यूमेंट आप दूसरा फंक्शन दे रहे हैं तो उसको हम कॉल बैक बोलते हैं। और उसका जनरली जो पर्पस है कॉल बैक देने का वो ये होता है कि मैंने आपको जो भी काम दिया है करने के लिए, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फंक्शन, एज अ मेथड, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होने वाली होगी तो आप ये जो मेरा कॉल बैक फंक्शन है इसको कॉल कर दीजिएगा, है ना। तो उस केस में आप बेसिकली एक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं पैरामीटर को, और बेसिकली वो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। ये हमने पढ़ा था कॉल बैक्स में। और कॉल बैक्स के बाद हमने क्या देखा था, साथ में हमने देखा था अनोनिमस फंक्शंस एज वैल्यूज। यानी पहली बात तो अनोनिमस फंक्शन होते क्या है, और फिर उसके बाद उनको हम एज वैल्यू पास कर सकते हैं। तो हमने देखा कि फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए मुझे एक्चुअली फंक्शन का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं नाम लिखता भी हूं तो दैट इज जस्ट अ शॉर्टकट सिंटैक्स, है ना। वो क्या होता है, शॉर्टकट होता है बेसिकली सेम ही काम करने के लिए। यानी जावा स्क्रिप्ट में चाहे फंक्शन हो, चाहे वेरिएबल्स हो, चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, सभी कुछ किस तरह से ट्रीट होता है, सभी कुछ एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। यानी फंक्शन, ऑब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट्स हैं, और आप उसको क्या कर रहे होते हैं, उसका जो रेफरेंस है वो भी यहाँ पर किसी वेरिएबल में रख रहे होते हैं। जब भी आपको उसका तो फंक्शन कॉल करना होता है तो जैसे वेरिएबल के लिए आप नॉर्मल रेफरेंस लिखते हैं, ऐसे ही फंक्शन के लिए आप उसका रेफरेंस लिखकर दो ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो एक ही फंक्शन के मैं मल्टीपल नाम यहाँ पर रख सकता हूँ, और बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें नाम चेंज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। बट यहाँ पर मुझे बेसिकली कोई तरीका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन का नाम है वो सिर्फ रेफरेंस से यहाँ पर बेसिकली मिल रहा है। और मैं इस ऐड के लिए मैं मान लीजिए एक और फिर से लेट या कॉन्स्ट डिफाइन करूं, ऐड का नाम सम कर दूं, तो मैं सम के नाम से भी कॉल कर सकता हूँ, उसके बाद ऐड के नाम से भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मल्टीपल रेफरेंसेज हैं विच आर पॉइंटिंग टू द सेम फंक्शन, है ना। तो ये हमने देखा था अनोनिमस फंक्शन। सिमिलरली हमने देखा कि अगर कहीं पर मुझे डायरेक्टली फंक्शन पास करना है किसी बेसिकली मेथड के अंदर एज कॉल बैक, तो मैं बिना नाम उसका असाइन किए डायरेक्टली वहां पर फंक्शन का डेफिनेशन लिख सकता हूँ। जिसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है क्योंकि इसका मैंने अपने पास कोई रेफरेंस क्रिएट ही नहीं किया। जहां मैं ये कोड लिख रहा हूँ वहां अब इस फंक्शन को कोई कॉल नहीं कर सकता। इसका मैंने यूजेज जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है टू ओनली फंक्शन जहां पर मैं इसको पास कर रहा हूं, है ना। तो बेसिकली हमने एनोनिमस फंक्शन देखा था और हमने कॉल बैक देखा था। उसी सीरीज में हम नेक्स्ट चीज देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एरो फंक्शंस, है ना। एरो फंक्शंस क्या है, सबसे पहले हमको ये बात समझनी है कि एरो फंक्शन जो है वो सिर्फ एक बेसिकली जो इसका टेक्निकल प्रोग्रामिंग का टर्म होता है वो होता है सिंटैक्टिक शुगर। सिंटैक्टिक शुगर का क्या मतलब है कि हम बेसिकली जब ये फीचर आया तो ये बैकवर्ड कंपैटिबल था। बैकवर्ड कंपैटिबल मतलब कि हम ये जो बेसिकली सिंटैक्स लिखने का तरीका है, ये एक नया तरीका हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बट इवेंचुअली क्या होता है ये ओरिजिनल वाले में ही कन्वर्ट हो जाता है। ये सिर्फ हमारा कोड लिखने में हमको थोड़ा सा आसान लगे सिर्फ उसलिए है ना। तो यहाँ पर एक बार इसको चलाकर देखते हैं एरो फंक्शन को, हम यहाँ पर अपना एग्जांपल लेकर बनाकर देखेंगे, फिर जाकर थ्योरी भी देखेंगे कि इसका क्या मतलब है ना। तो यहाँ पर ये जो 11 हमने हमने लिखा था इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर एक नया बना लेते हैं हम फोल्डर विच इज 12 एरो फंक्शन, है ना। तो अब हम देखेंगे कि एरो फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं एरो डॉट जेएस एंड इंडेक्स में लगा लेंगे 12 एरो डॉट जेएस, है ना। अभी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका लाइव सर्वर जो है वो बंद हो गया होगा। तो एक बार इसका लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हमने कर लिया बंद, इंस्पेक्ट कंसोल, है ना। अभी देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आया। तो वापस हम आ जाते हैं अपने एरो फंक्शन वाले क्लास में। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल फंक्शन से, है ना। थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। पहले लिखेंगे नॉर्मल फंक्शन, फिर लिखेंगे जो हमने कल तरीका देखा था अनोनिमस फंक्शन देकर उसका रेफरेंस बनाएंगे, फिर देखेंगे उसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हुए हम एरो फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए यहाँ हम एक फंक्शन ले लेते हैं जो हम ऐड अभी हमने लिया हुआ था वही मैं ले लेता हूँ, है ना। तो मान लीजिए मैंने बोला लेट ऐड इज सॉरी, पहले अगर नॉर्मली मैं बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा, फंक्शन ऐड, मान लीजिए नाम में इसका फर्स्ट रख लेता हूँ ताकि बहुत सारे बना पाए, ऐड वन कर देते हैं, है ना।
उसके बाद बहुत सारे फंक्शन हम सिमिलर तरह से बनाने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या देंगे, दो बेसिकली दो नंबर्स को मान लीजिए ऐड करता है, तो उसको हम बोल देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। और ये करेगा क्या फंक्शन, ये रिटर्न कर देगा फर्स्ट प्लस सेकंड, है ना। इसको हम कॉल कैसे करेंगे, कॉल हम इसको ऐसे ही करना है, ऐड वन, मान लीजिए मैं दे देता हूँ 4 and 6, और इसको हम प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। 4 और 6 को ऐड करिए, रिजल्ट दिखा दीजिए, तो देखिए काउंट मेरी जो कंसोल है इस पे क्या दिख गया, 10 दिख गया, है ना। एक नंबर छोटा कर लेते हैं इसको, मेरी जो कंसोल है इस पे क्या दिख गया, 10 दिख गया। तो ये तो सबसे नॉर्मल फंक्शन का सिंटेक्स है जो हम कब से देखते आ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है इसको डिफाइन करने का, एक तरीका तो ये हो गया, है ना। ये क्या है, ये है मान लीजिए नॉर्मल फंक्शन, है ना। अब हम देखेंगे एनोनिमस वाला फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन में इसको कैसे करेंगे हम, इसमें हम करेंगे कॉन्स्ट एड टू, है ना, रिटर्न फर्स्ट प्लस सेकंड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस बार हमने डिफाइन किया फंक्शन, उस फंक्शन के बाद हमने डायरेक्ट ब्रैकेट लगाया, इस बार हमने नाम नहीं दिया। यानी पहले इक्वल टू के हमेशा राइट में देखते हैं, इक्वल टू के असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमने देखा इक्वल टू के हमेशा पहले राइट में जाते हैं, चीजों को इवेल्युएट करते हैं, उठाकर लेफ्ट में डालते हैं। तो पहले यहाँ भी हम इक्वल टू के राइट में जाएंगे, अच्छा राइट में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो देख रहा है, अच्छा फंक्शन डिफाइन किया है, क्योंकि हमने फंक्शन कीवर्ड लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट कॉमा सेकंड, दो आर्ग्यूमेंट लेता है, रिटर्न उसकी जो बॉडी है, बॉडी में क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फंक्शन ये जाएगा, इस फंक्शन को मेमोरी में बना देगा। अब उस मेमोरी का रेफरेंस जो हमने बोला, जब ये फंक्शन डिफाइन हो गया, उस मेमोरी का रेफरेंस आप उठाकर ऐड टू में डाल दीजिए। तो जैसे सिमिलरली हमने ऊपर कॉल किया था, इस बार हम ऐड वन की जगह ऐड टू कॉल कर सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं मान लीजिए 4,9, और इस बार जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 13। तो ये इस तरह से फंक्शन डिफाइन करना और इस तरह से फंक्शन डिफाइन करना दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। ये हमने कल की क्लास में समझा था कि फंक्शन डेफिनेशन ये वाला भी जो सिंटेक्स है ये भी करता यही है कि एक फंक्शन को मेमोरी में डिफाइन करता है, एड वन नाम का एक आइडेंटिफायर बनाता है यानी वेरिएबल बनाता है, और उसके अंदर ये जो फंक्शन डिफाइन हुआ है इसका रेफरेंस उठाकर इस ऐड वन में डाल देता है। यहाँ वो थोड़ा सा क्लियरली दिख रहा है कि हमने पहले फंक्शन डिफाइन किया, उसका रेफरेंस उठाकर ऐड टू में डाल दिया है। अब ये जो सिचुएशन है स्पेशली एनोनिमस फंक्शन लिखने वाली, ये बहुत ज्यादा आती रहती है, स्पेशली जब हम कॉल बैक्स लिखते हैं। तो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए आया है एरो फंक्शन। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे इसको एरो फंक्शन में। तो एरो फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस बार मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एड 3 इज इक्वल टू, इस बार हमको फंक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये जो फंक्शन कीवर्ड हम लिखते आ रहे थे इसको आप स्किप कर सकते हैं, है ना। और आप सीधे अपना जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फर्स्ट कॉमा सेकंड, तो मैं लगाऊंगा दो ब्रैकेट, यहाँ मैं लिखूंगा फर्स्ट कॉमा सेकंड, यानी ये हो गया मेरा फंक्शन। और इस बार हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हम पहले लिख रहे थे अपने आर्ग्यूमेंट लिस्ट के, इसके बाद हम बनाएंगे एरो। और देखिए एरो हमने कैसे बनाया है आपको समझना है, पहले एक इक्वल टू बनाना है, फिर ग्रेटर देन बनाना है। जब हम ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लिखते थे तो वहां पर क्या करते थे, वहां ग्रेटर देन पहले लगता था, इक्वल टू बाद में लगता था। यहाँ पर इसको एरो बोल रहे हैं, पर ये एरो कोई डायरेक्ट सिंबल नहीं है, हमको बनाना है इक्वल टू एंड देन ग्रेटर देन, इक्वल टू ग्रेटर देन। तो ये क्या हुआ, मेरा एरो बन गया, और इसके बाद मैं बना दूंगा अपनी बॉडी एज इट इज जो मैं बना रहा था, है ना। तो अगर एक बार इसको भी हम कॉल कर लेते हैं पहले, ताकि हमको दिख जाए। इस बार ऐड 3 कर देंगे, और इस बार मान लीजिए 4 को मैं चेंज करके कर देता हूँ 8, है ना। तो 8 + 9 क्या प्रिंट हो गया, 17। अब इन दोनों फंक्शंस को ध्यान से देखना, ऊपर वाला तो हम पहले से ही देख रखे हैं, है ना, देख कर आए हैं। ये जो बेसिकली सिंटैक्स है एरो फंक्शन का, ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, एनोनिमस फंक्शंस के लिए है। यहाँ आप नाम डिफाइन नहीं कर सकते फंक्शन का, अगर आपको फंक्शन का नाम फंक्शन के साथ ही डिफाइन करना है तो जो ऊपर वाला तरीका है वही चलेगा। तो एरो फंक्शंस किसके लिए है, सिर्फ एनोनिमस फंक्शंस के लिए। और कैसे, हमने फंक्शन सिंटैक्स कीवर्ड नहीं लिखा, फंक्शन के बजाय एरो लगा दिया इसके बाद, है ना। तो जहां पर मैं फंक्शन लिख रहा था, फंक्शन की जगह बस ये लगा दिया, ये मेन डिफरेंस है, यानी ये पहला सिंटेक्स है जिसमें सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है ना। तो एक तो हुआ ये एरो फंक्शन का सिंटेक्स, तो इसका पर इतना फायदा नहीं लग रहा, पहले हमने फंक्शन लिखा था, अब यहाँ पर सिर्फ एरो लगा दिया, एक चीज हटी एक चीज आ गई, तो इतना बड़ा फायदा क्या हुआ एरो फंक्शन का, इतनी बड़ी चीज क्यों है। देखिए अगर आपका फंक्शन थोड़ा भी डिसेंटली बड़ा है ना, यानी 3-4 लाइन का है, अगर उस या 3-4 लाइन का भी है या उससे बड़ा है, तो जनरली हम जो इससे पहले हमने सिंटेक्स पढ़ा है हम यही सिंटेक्स यूज कर रहे होते हैं, ये एनोनिमस फंक्शन वाला। हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसको वेरिएबल में डिफाइन करते हैं। जो एरो फंक्शन है वो मेनली बेसिकली कहां पर शाइन करता है, कहां पर हम इसको सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। एरो फंक्शन को हम जो बेसिकली इसके बाकी शॉर्टकट्स हैं, ये वाला फॉर्म भी बहुत ज्यादा यूज होता है ना, फंक्शन डिफाइन करते हुए, ऐसा नहीं कि हमेशा फंक्शन कीवर्ड आप लिखते हैं। बट जो एरो फंक्शन है वो रियली शाइन तब करता है जब कुछ कुछ आपके पास स्पेशल कंडीशंस हो, यानी आप जो फंक्शन लिखना चाह रहे हो बहुत ही छोटा हो। वो स्पेशल कंडीशंस क्या क्या है, अगर आप सबसे पहली कंडीशन देखेंगे, अगर हम इसकी थ्योरी देखें, वैसे जो एरो फंक्शन है वो क्या होता है, अ कंसाइज वे टू राइट अनोनिमस फंक्शंस, है ना। अब इसके बाद स्पेशल कंडीशंस है, यानी अगर आपके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो राउंड ब्रैकेट्स आपके ऑप्शनल हो जाते हैं, यानी
अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की जगह कोई ऐसा फंक्शन लिख रहा होता जिसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट था, तो मुझे ये राउंड ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं थी। यानी मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको लेकर दिखाऊं, कॉन्स्ट, मान लीजिए हम जो फंक्शन वो बना रहे हैं स्क्वायर करने का, जो कि क्या करेगा, कोई भी नंबर इसको मिलेगा उसको स्क्वायर करेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ उसको नंबर, मेरा एरो, रिटर्न नम इनटू नम। तो अगर आप इस वाले फंक्शन में देखेंगे जो हमने डिफाइन किया, और इसमें देखेंगे जो हमने डिफाइन किया, क्या डिफरेंस है, यहाँ नम के दोनों तरफ ब्रैकेट नहीं है, ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि लगा देंगे तो कोई एरर हो जाएगी या सर मुझे याद रखना पड़ेगा क्या, याद नहीं रखना पड़ेगा, आपका मन है, आप लगा देंगे तो भी कोई बात नहीं है। बट अगर आपके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो आप ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, है ना। अगर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। ये हुआ एक शॉर्टकट। अगला शॉर्टकट क्या है, पहले एक बार मान लीजिए इसको मैं कॉल करके दिखा देता हूँ, कॉल एग्जैक्टली सेम तरह से होगा ये, है ना। तो अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यहाँ आ गया 25, है ना। अब इसको छोटा करने का एक तरीका और है, यानी अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है जो कि रिटर्न स्टेटमेंट है ना, यानी अगर आपका जो फंक्शन है वो एक सिंगल स्टेटमेंट वाला है, तो जो ब्रैकेट्स आपने लगाए हैं ये भी ऑप्शनल है, जो रिटर्न आपने लिखा है ये भी ऑप्शनल है, जो बेसिकली आप सीधा जो सेमीकोलन लगा रहे हैं उसको लगाकर काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट स्क्वायर वन, एक और फंक्शन लिख लेते हैं। इस बार मैं इस फंक्शन को कैसे लिख सकता हूं, मैं बस डायरेक्टली लिख सकता हूं नम, ब्रैकेट क्यों ऑप्शनल हुए, क्योंकि सिंगल आर्ग्यूमेंट था, उसके बाद हमने लगाया एरो, उसके बाद जो भी अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो वो रिटर्न मान लिया जाता है ना, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है अगर ओनली स्टेटमेंट है तो ये रिटर्न भी यहाँ पर ऑप्शनल हो गया। ये जो मेरे ब्रैकेट्स थे ये किस लिए ऑप्शनल हो गए, कि मेरे फंक्शन का डेफिनेशन सिर्फ एक ही लाइन का है, अगर एक लाइन से ज्यादा, ये इफ की तरह, इफ में भी हमने यही देखा था कि अगर सिंगल लाइन का मेरा इफ का डेफिनेशन है तो वहां पर भी हम कर्ली ब्रैकेट जो है वो ऑप्शनल रख देते थे। तो यहाँ पर भी क्योंकि अगर मेरा कोई फंक्शन में ऐसा डिफाइन कर रहा हूं जो सिंगल लाइन का है तो यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट जो है वो ऑप्शनल हो जाएंगे। तो सिर्फ इतना लिख देना, नम एरो नम इंटू नम सेमीकोलन। ये एक्चुअली क्या सिंटेक्स है, ये पूरा ये सिंटेक्स है कि आपने डिफाइन किया है फंक्शन, है ना, एनोनिमस फंक्शन आपने डिफाइन किया है, फंक्शन ब्रैकेट लगाकर लिखा है नम, फिर दो कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, फिर लिखा है रिटर्न नम इंटू नम। तो ये उसका बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो इसमें हमने देख लिया, और क्या, फॉर बेसिकली सिंगल आर्ग्यूमेंट राउंड ब्रैकेट्स ऑप्शनल हैं, फॉर सिंगल लाइन कर्ली ब्रैकेट्स एंड रिटर्न आर आल्सो ऑप्शनल। और ये ऑफन कहां पे यूज किया जाता है, दिस इज यूज्ड व्हेन पासिंग फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट्स। वही जब आप कॉल बैक्स पास कर रहे हैं, फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर यूज होता है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं ना, जैसे हमने मैप फंक्शन पढ़ा था, है ना, हमने क्या पढ़ा था, मैप फंक्शन पढ़ा था किसके अंदर, एरे के अंदर। तो अगर मान लीजिए वहां पर हम इसको यूज करें, पहले एक बार जो स्क्वायर वन है इसको कॉल करके दिखा देते हैं। देखिए स्क्वायर वन भी एग्जैक्टली वैसे ही कॉल हुआ जैसे नम कॉल हुआ, है ना। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आ गया 36। अब मान लीजिए मैं एक एरे बना ले, है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ एप्लीकेशन विद, है ना। पहले एक एरे बना लेते हैं, मान लीजिए हमने ये नंबर्स का एक एरे बना लिया, है ना। अब किसी ने बोला आपको क्या करना है, आपको इन सब के स्क्वायर्स कैलकुलेट करके एक नया एरे बनाना है। जो हमने मैप पढ़ा था उस पर हमने क्या किया था, बेसिकली मैप में हमें कॉल बैक पास कर रहे थे, उससे भी हमने देखा था कॉल बैक, पर वहां हमको समझ नहीं आया था, जब हम मैप देख रहे थे वहां पर भी हमने मैप के अंदर कॉल बैक पास किया था। इस बार हम कैसे कर सकते हैं इसको, मैं मान लीजिए लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट, या बेसिकली लेट आप लिख दीजिए लेट स्क्वायर्स, है ना। पहले मैं लगाऊंगा एरे, मैं लिखूंगा नंबर्स डॉट मैप। देखिए सजेस्ट कर रहा है यहाँ क्या किया हमने, मैप में एक्चुअली मुझे क्या पास करना था, मैप में मुझे कॉल बैक पास करना था। मान लीजिए मैं पहले इसको हटा लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फंक्शन नम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रिटर्न नम इंटू नम। जब हमने लास्ट टाइम मैप देखा था तो हम इस तरह से मैप को यूज कर रहे थे, बट मैप को यूज करने का जब मैं एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो छोटा तरीका क्या हो गया, मान लीजिए दूसरा लिख लेता हूँ मैं, लेट स्क्वायर्स वन इज इक्वल टू नंबर्स डॉट मैप नम, बेसिकली मेरा एरो फंक्शन, एरो ऑपरेटर नम इनटू नम। तो दिस इज ऑल्सो इक्वलेंट टू राइटिंग दिस होल थिंग, है ना। तो इससे होता क्या है, कई बार आप क्या कर रहे होते हैं, इनको चेन कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपने स्क्वायर कर लिया, उसके बाद आपको फिल्टर करना है, उसके बाद आपको कुछ और करना है, तो मल्टीपल फंक्शंस की चेनिंग जो है वो आसान हो जाती है और दिखने में काफी सिंपल लगती है। अब मैंने इसका मैप कन्वर्ट कर लिया, ये मेरा अगला स्क्वायर आ गया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मान लीजिए मुझे इस पर एक और फंक्शन कॉल करना है, मैं इसके ऊपर फिर से डॉट मैप लगा सकता हूँ, डॉट फिल्टर लगा सकता हूँ, और भी जो बेसिकली फंक्शन होता है, रिड्यूस फंक्शन होता है, मैं सब फंक्शन लगा सकता हूँ। और जो छोटे छोटे फंक्शन में पास करते जा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जो छोटे छोटे फंक्शन में पास करते जा रहा हूँ वो एरो फंक्शन की हेल्प से काफी ज्यादा रीडेबल हो रहे हैं, काफी ज्यादा सिंपल हो रहे हैं, है ना। तो मेन जो एरो फंक्शन का यूजेज है वो ये है। अगर यहाँ पर बेसिकली और देखेंगे एनोनिमस एंड एरो कॉलबैक्स के लिए,
तो यहाँ पर देखिए यही हमने किया है, ये नंबर्स बनाया है ना। अगर मैं पहले नॉर्मली इसको डिफाइन करता, मान लीजिए मुझे डबल करना था है ना, मैंने ये एरे बनाया, जो मैंने अभी एरे वाला एग्जांपल लिया, सिमिलर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है। इस बार हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सबको। तो हमने क्या किया, नंबर्स डॉट मैप डबल यहाँ पर फंक्शन पास कर दिया। पहले आप फंक्शन का नाम पास कर सकते थे, या बेसिकली पूरा एनोनिमस फंक्शन आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते थे, जो हमने किया। दोनों ही एग्जाम्पल ठीक है ना। तो ये भी डबल कर रहा था। दूसरा तरीका क्या है, नंबर्स डॉट मैप, यहाँ नंबर बेसिकली एरो ऑपरेटर लगाया, नम इंटू टू। ये जो ब्रैकेट हमने लगाया ये भी एक्चुअली ऑप्शनल है, ये भी लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो यू कैन बेसिकली उसके बाद भी आपके पास क्या आ जाएगा, जो डबल डरे है वो आ जाएगा। ये जो नया बेसिकली एरो फंक्शन वाला सिंटेक्स है, ये कहां पर आया है, ECMAScript 6। ECMAScript याद होगा, हमने सबसे पहली, ये पहली या दूसरी क्लास में समझा था कि ECMAScript वो है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से कोई मतलब नहीं है, बट वो क्या करती है, नए नए बेसिकली जो रूल्स हैं, नए नए रिकमेंडेशंस जो है वो लाती रहती है। एंड जावास्क्रिप्ट कैन चूज टू फॉलो इट, चूज नॉट टू फॉलो इट। बट ECMAScript 6 के, यानी उन्होंने जो एक 6th वर्जन अपना निकाला था, कि मेरे उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया कि लैंग्वेज में ये फीचर्स होने चाहिए, जावास्क्रिप्ट ने उसको अपनाया है, और ECMAScript 6 में उन्होंने ये एरो फंक्शन जो है इनको बेसिकली सजेस्ट किया था। ये सिमिलर जो यहाँ पर एरो फंक्शन है, अलग अलग लैंग्वेजेस में इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अगर आप जावा में जाएंगे तो जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है उसको वहां पर क्या बोला गया, लैम्डा बोला गया। तो ये हुआ क्या है, बेसिकली जनरली जो कुछ बेसिकली स्मार्ट लोग हैं, जो स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने बोला कि इस तरह फंक्शन बनाने का कोई तरीका होना चाहिए। और उसके बाद अलग अलग लैंग्वेजेस जो है उनको अपने अपने तरह से यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखा रही है ना। तो बेसिकली ये हो गया हमारा जो एरो फंक्शन है। ये यहाँ पर अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है एरो फंक्शन में, कि एरो फंक्शन का जो 2 या 3 हमने जो सिंटेक्स लिखे हैं, इस किसी सिंटेक्स में कोई दिक्कत है, या बेसिकली समझ नहीं आया कि एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं, या बेसिकली एरो फंक्शन का काम क्या है। चलिए ठीक है ना। डाउट होगा तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। तो ये तो हुआ एरो फंक्शन। अब एक चीज जो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो सिर्फ एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। अगेन ये भी एक ऐसी चीज है जो हम पहले यूज कर चुके हैं। जैसे हमने कॉलबैक समझा था, कॉलबैक भी हम पहले से यूज करते आ रहे थे। हायर ऑर्डर फंक्शंस जो हैं ये भी हम पहले बहुत अच्छे से यूज कर चुके हैं। बस हमको नाम समझना है कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होता है। अगेन ये भी जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, चाहे आप एंड्रॉइड में देखेंगे कॉटलिन है, पाइथन है, बहुत जगह पर ये टर्म बहुत यूज होता है, हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस का मतलब क्या है, ये सबसे पहले हमको समझ आना चाहिए। तो अगर हम देख रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या हैं, तो सबसे पहला अगर पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है, फंक्शंस दैट कैन टेक अदर फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न फंक्शंस एज देयर रिजल्ट्स। यानी ऐसा कोई भी फंक्शन जो या तो किसी फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता हो, या किसी फंक्शन को रिटर्न करता हो। आर्ग्यूमेंट लेता हो तो भी हमने देखा, पर हमने कोई फंक्शन रिटर्न भी हो सकता है ये नहीं देखा। बट जब हमने ये बात की है कि वो ऑलरेडी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है, फंक्शन का रेफरेंस किसी भी वेरिएबल में आप डाल सकते हैं, तो इसका मतलब रिटर्न भी उसको कर सकते होंगे। जब नॉर्मल वेरिएबल रिटर्न कर सकते हैं तो फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी हम पढ़कर आए, मान लीजिए ये जो हमने पहले देखा, ये जो मैप है ना, यहाँ पर हमने ये तो समझा था कि डबल जो है ये क्या है, ये कॉल बैक है। ये फंक्शन है जो आप पास कर रहे हैं एज कॉल बैक, डबल कॉल बैक है। पर ये मान लीजिए जो भी कॉल बैक को कैच करता है, यानी यहाँ पर अगर मैप कॉल बैक को कैच कर रहा है, मैप कॉल बैक को एक्सेप्ट कर रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट, मैप क्या होगा, मैप को आप बोलेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन, है ना। तो ये क्या है, रिलेशनशिप है हायर ऑर्डर फंक्शंस की और कॉल बैक की। कॉल बैक वो है जो पास किया जाता है, और बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन वो है जो कॉल बैक को कैच करता है, कॉल बैक को एक्सेप्ट करता है। तो फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट का यहाँ पर क्या एग्जांपल हुआ, अच्छा मान लीजिए हमने मैप का ही एग्जांपल यहाँ पर दिया है, तो ये जो डबल्ड है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो मैप है, यहाँ पर मैप क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन है। और ये जो हमने अंदर अपना एरो फंक्शन पास किया है, ये क्या है, ये जो अंदर हमने एरो फंक्शन पास किया है, ये हमारा कॉल बैक है। तो जो भी कॉल बैक को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या होगा, हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस कैन एक्सेप्ट फंक्शंस एज पैरामीटर्स अलाउइंग यू टू पास बिहेवियर एज डेटा। तो फंक्शन को या कॉलबैक को पास करने का मतलब ही क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं आपको डेटा एज आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको फंक्शनैलिटी एज एन आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। यानी मैं आपको कोई फंक्शन दे रहा हूं, फंक्शनैलिटी दे रहा हूं, या इसको मेथड, बिहेवियर कुछ भी बोल सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली थ्योरेटिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं आप कोई बिहेवियर है, कोई फंक्शन है जो किसी और को पास कर रहे हैं, किसी और को नहीं पता कि ये किस तरह से अंदर काम करेगा, बट आपने किसी और को पास कर दिया कि जब काम हो जाएगा तो इसको कॉल कर देना। तो ये जो हायर, वो उस केस में हायर ऑर्डर फंक्शन हो जाता है, क्योंकि उसका ऑर्डर एक अप हो गया, उसको नहीं पता आपकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल क्या है, बट वो बेसिकली जो फंक्शन है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट कैच करता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, मैप हमने देखा, मैप एग्जांपल है। एरे के ये 3 एग्जांपल हमने लिए हैं, फिल्टर भी इसका एग्जांपल है, रिड्यूस भी इसका एग्जांपल है। ये सब क्या कर रहे होते हैं, कॉल बैक को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो अगर ये कॉल बैक को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो गए, हायर ऑर्डर फंक्शंस हो गए। ये वाले हायर ऑर्डर फंक्शन की जो एक ब्रांच है, ये तो हम काफी देर से देखते हुए आ रहे हैं। दूसरे तरह के हायर ऑर्डर फंक्शंस भी हैं, यानी ऐसे फंक्शंस जो क्या कर रहे हैं,
फंक्शंस को रिटर्न कर रहे हैं। तो एक बार इनको हम पहले बनाकर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे, है ना। तो जो एरो है इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ हम एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं विच विल बी हायर ऑर्डर फंक्शन डॉट जेएस। अच्छा, मैं इसको चेंज करना भूल गया, हम आ जाते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में और यहाँ हम कर देंगे 12 के अंदर ही हायर ऑर्डर फंक्शन डॉट जेएस। ये क्या, देखिए जो आउटपुट है वो मेरा चला गया, यानी नई वाली फाइल जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई, है ना। तो एक जो बेसिकली पहले वाला हायर ऑर्डर फंक्शन था वो तो हमने देख लिया था, अब हम देख रहे हैं फंक्शंस दैट रिटर्न अ फंक्शन, है ना। तो ऐसे फंक्शंस जो बेसिकली रिटर्न करते हो दूसरा फंक्शन, वो बेसिकली क्या कहलाएंगे, हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएंगे। तो मान लीजिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो जिसका नाम रख लेते हैं एक सेकेंड, हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो क्रिएट एडर का लिया है, मैं कोई और एग्जांपल सोच रहा हूँ जो हमको कुछ और क्रिएट करके दे, है ना। तो मान लीजिए कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन ही ले लेते हैं, क्रिएट मैप ही ले लेते हैं जो हम मैप कब से लेते आ रहे हैं, है ना। क्रिएट मैप, तो ये क्या कर रहा है फंक्शन, ये हम कोई भी इसको वैल्यू देंगे क्या करेगा, मान लीजिए उसको डबल कर देगा, या क्रिएट डबल। हाँ, ये फंक्शन, ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बट हमको यह समझने की कोशिश करनी है कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर भी अब हम क्या यूज कर सकते हैं, जो नया वाला सिंटेक्स हमने पढ़ा वो हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो बोल सकता हूँ कॉन्स्ट क्रिएट डबल इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, मान लीजिए मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ और ये मेरा फंक्शन है ना। इसके अंदर से मैं क्या रिटर्न करना चाह रहा हूँ, एक फंक्शन रिटर्न करना चाह रहा हूँ। तो पहले मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ रिटर्न फंक्शन, आप मुझे इसको कोई नंबर देंगे तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली कर देगा रिटर्न नंबर इनटू टू। इसको भी मैं क्या करता हूँ, पहले मान लीजिए हम इसको नॉर्मल इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, मैं आपको करके दिखा दूंगा। इसका नाम मैं रख लेता हूँ मान लीजिए डबल, है ना, और ये मैंने कर दिया रिटर्न डबल। पहले मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ, फिर एक बार ये समझेंगे कि एक्चुअली हमने किया क्या है ना। तो पहले मान लीजिए हमने जो फंक्शन कॉल किया क्रिएट डबल, पहले इसको कॉल करते हैं, है ना। उसके बाद ये जो डबल हमको जो रिटर्न मिला है इस डबल को कॉल कर लेते हैं। तो अब एक बार पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर किया क्या है। हम ये जो फंक्शन है जनरली किस लिए यूज होते हैं, इनका जो टेक्निकल नाम है, प्रोग्रामिंग के लिए नाम है, इनको जनरली फैक्ट्रीज भी बोलते हैं ना। ऐसे बेसिकली जो फंक्शंस हैं जो आपको कुछ क्रिएट करके देते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी आपने कोई फंक्शन सिर्फ इसलिए बनाया जो एक स्पेसिफिक तरह से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है या फंक्शन क्रिएट करके दे रहा है, इनको क्या बोलते हैं आप, फैक्ट्रीज बोलते हैं। तो हमने यहाँ ये जो क्रिएट डबल बनाया है, ये फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है, ये बस एक फंक्शन को बनाता है ना, और उसको रिटर्न करता है। अब देखिए ये पहली बार है जब हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन किया, अभी तक हमने ये भी कभी नहीं किया है। पहला फंक्शन कहाँ शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 2 पे शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 7 पे खत्म हो रहा है ना। और सेम टाइम पर हमने क्या किया, इसके फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा है। तो इस केस में क्या बोलते हैं, जो बाहर वाला है उसको हम पेरेंट फंक्शन मानते हैं या आउटर फंक्शन मानते हैं, जो अंदर वाला है इसको हम चाइल्ड फंक्शन बोलते हैं या इनर फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ इस फंक्शन ने अपने अंदर ये फंक्शन डिफाइन किया, जैसे नॉर्मली बाकी चीजें किसी फंक्शन के अंदर चलती हैं ऐसे ये फंक्शन इसके अंदर चलेगा। अब ये फंक्शन क्योंकि हमने इसके अंदर डिफाइन किया है, बाहर वाले फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा इसके अंदर रहेगा, इसको सिर्फ इसके अंदर ही कॉल किया जा सकता है। मैं बाहर अगर डबल को डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश करूंगा तो मैं उसको कॉल नहीं कर सकता हूँ। यहाँ मान लीजिए मैं इसका नाम कुछ और ले लेता हूँ, है ना, इसका नाम मैं ले लेता हूँ ट्वाइस, है ना। तो अगर देखिए मैं डायरेक्टली डबल को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बोला डबल इज नॉट डिफाइंड। मैं डबल क्यों कॉल कर पाया था, क्योंकि मैंने लोकल नाम यहाँ भी डबल लिखा था, है ना। मैंने इसका नाम रख लिया है बाहर ट्वाइस। तो अब यहाँ हम बोल रहे हैं बाहर से हम क्या कॉल कर सकते हैं, सिर्फ क्रिएट डबल कॉल कर सकते हैं। हमने कॉल कर लिया क्रिएट डबल, इसने क्या किया, अपने अंदर पहले एक फंक्शन को डिफाइन किया और उस फंक्शन का बेसिकली जो रेफरेंस है डबल वो हमको रिटर्न कर दिया, है ना। इसको डिफाइन करने का दूसरा बेटर तरीका क्या था जिससे हमको ये क्लियर समझ आए कि डबल एक रेफरेंस है, हम यहाँ कर सकते थे कॉन्स्ट डबल इक्वल टू फंक्शन, है ना। ये हो सकता था, इसको हम एरो फंक्शन में भी डिफाइन कर सकते थे, इतना भी हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं फंक्शन को भी हटा देता और मैं यहाँ लगा देता एरो, है ना। ये भी सेम सिंटेक्स है। अब क्योंकि ये सिंगल ही लाइन का है तो बाकी सब भी ऑप्शनल है, यानी मुझे जो करली ब्रैकेट्स हैं ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न भी लगाने की जरूरत नहीं है, और जो बाद वाला करली ब्रैकेट है ये भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको इसी तरह से डिफाइन कर सकता है। इससे भी हम इसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डबल रेफरेंस है इसकी एक्चुअली हमको जरूरत ही नहीं है, ये हमने कहीं भी और यूज नहीं किया है। तो मैं क्या कर सकता था, डायरेक्टली फंक्शन को जहां पर हमने डिफाइन किया है उसी को हम वहीं पर इमीडिएटली रिटर्न कर सकते हैं। देखिए क्रिएट डबल मेरा कितना छोटा हो गया,
और ये जो ब्रैकेट है ये भी ऑप्शनल है क्योंकि सिंगल आर्ग्यूमेंट है, तो ये भी हटा देते हैं, है ना। तो ये जो क्रिएट डबल है, देखिए क्या कर रहा है कि अब आपको, पहले मैंने बड़ा सिंटेक्स इसलिए लिख के दिखाया ताकि आपको समझ आए कि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन हुआ है, पहली बार हमने किया है, थोड़ी बड़ी चीज है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी बिल्कुल आसानी से छोटा सा लग रहा है, जैसे हमने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया है, रिटर्न नंबर। बेसिकली एक फंक्शन डिफाइन कीजिए जो नंबर को एज आर्ग्यूमेंट लेता हो और नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 को रिटर्न कर देता हो। जब हमने क्रिएट डबल कॉल किया तो क्रिएट डबल ने क्या रिटर्न किया है, एक फंक्शन रिटर्न किया है। उस फंक्शन को हमने कहाँ असाइन कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया जिसका नाम है ट्वाइस। और कोई भी वेरिएबल अगर किसी फंक्शन को पॉइंट करता है तो हम उसको कैसे कॉल कर सकते हैं, उसके दोनों तरफ एक ब्रैकेट लगा सकते हैं और 5 लिख सकते हैं, है ना, या बेसिकली आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, तो क्या होगा, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो यहाँ ट्वाइस कॉल हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, फाइनल रिजल्ट आया 10, और 10 मुझे यहाँ पर दिख गया। एक और थोड़ा सा अजीब सिंटेक्स मैं आपको दिखाता हूँ जो थोड़ा बेसिकली अजीब अच्छा लगेगा देखने में। मैं मान लीजिए दोबारा से कॉल करता हूँ क्रिएट डबल, है ना, मैंने कॉल किया है क्रिएट डबल, मैं बस वही जी बात पूरी कर लूँ उसके बाद आपका डाउट लूंगा। मैंने कॉल किया क्रिएट डबल, अभी यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों, क्योंकि क्रिएट डबल ने तो क्या किया होगा, ये फंक्शन दोबारा क्रिएट किया और इस फंक्शन को दोबारा क्रिएट करने के बाद वो रिटर्न कर दिया, और उस फंक्शन का मैंने कुछ किया ही नहीं। पिछली बार हमने उस फंक्शन को एक वेरिएबल में लिया था, बट अगर मुझे पता है कि ये एक फंक्शन रिटर्न करने वाला है, मैं क्या बिना नाम लिए उसको कॉल कर सकता हूँ, बिल्कुल कॉल कर सकता हूँ। तो मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है अब जो फंक्शन आएगा वो क्या लेता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, कोई भी नंबर, है ना। तो मैंने इसको कर दिया डबल ब्रैकेट 4। अभी इससे क्या हुआ होगा, जो रिजल्ट है वो आ गया होगा, बट अभी भी हमने इसको प्रिंट नहीं किया है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस, है ना। तो क्या आया, देखिए यहाँ पर 8 प्रिंट हो गया। अगर मैं ये 4 यहाँ पर दोबारा 2 ब्रैकेट लगाकर कॉल ना करता तो यहाँ क्या प्रिंट होता, उस फंक्शन का ही बेसिकली मान लीजिए इसने डेफिनेशन टाइप प्रिंट कर दिया है, या फंक्शन का टू स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर दिया है। ये जो 2 ब्रैकेट मैंने लगाए हैं ये ध्यान से समझिएगा क्या है, जो क्रिएट डबल है वो एक फंक्शन है जो एक फंक्शन रिटर्न करता है। तो ये जो पहला ब्रैकेट है ये क्रिएट डबल कॉल करने के लिए है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये दूसरा ब्रैकेट जो है ये उसको कॉल करने के लिए है, विद एन आर्ग्यूमेंट 4। तो यहाँ पर हमको एक बात समझनी है कि अगर किसी भी रेफरेंस में, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी जगह पर अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूं, तो मैं बस उसके बगल में 2 ब्रैकेट्स, दो बेसिकली अपने जो राउंड ब्रैकेट्स हैं वो लगाऊंगा, मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं तो मैं करूंगा, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे से क्रिएट हो जाएगा। जी मोहित जी बताइए आपका क्या डाउट है। सर ये रिटर्न वाली लाइन एक बार नहीं समझ में आई मुझे, एक बार बता दो। क्या पहले वाला ये जो लाइन है, हाँ ये एक बार बता दीजिए, पहला थोड़ा सा मेरा ध्यान हट गया था, देखिए तो पहले वाला समझ में आ गया पर ये थोड़ा सा देखिए मैं इसको अगर ऐसे लिखता तो ये समझ आ रहा था क्या। ये वेरिएबल लेके कर रहे थे तब तक समझ में आया, रिटर्न में करा तब मेरा। देखिए अभी हमने क्या किया है, ये फंक्शन को मैंने डिफाइन किया और इस फंक्शन को इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया जिसका नाम डबल है ना। फंक्शन हम कहीं पर भी डिफाइन करें, हमने समझ लिया फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है जो जाकर मान लीजिए हीप मेमोरी में डिफाइन हो रहा है, और उसका रेफरेंस हम बेसिकली यहाँ पर रख रहे हैं लेट डबल। ये डबल कहाँ होगा, स्टैक मेमोरी में होगा। जो मेमोरी मैनेजमेंट हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा था पूरा का पूरा यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है। तो ये जो फंक्शन मैंने उठाया ये बेसिकली डिफाइन हो गया, डिफाइन होकर ये कहाँ गया, डबल के अंदर आ गया, डबल के अंदर इसका रेफरेंस आ गया, ये रेफरेंस से मैं रिटर्न कर रहा था। बट हम रिटर्न में डायरेक्टली एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। मैं अगर रिटर्न में कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहता था, समझ मान गया। लीजिए मैं डायरेक्टली उसको इस तरह से डिफाइन कर सकता था ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ बिना रेफरेंस में असाइन किए, इसी तरह से मैं फंक्शन भी डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ बिना रेफरेंस में असाइन किए। तो मैंने रिटर्न के अंदर डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन जो है फंक्शन की यहीं पर लिख दी है। समझ गया सर, समझ गया। और किसी को कोई डाउट है क्या कि ये हमने कैसे किया, या ये 2 ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, ये हमको समझ आ रहा है कि हमने किस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया, किस तरह से यहाँ यूज किया है, निर्मला जी। Sir, line number 6 will execute first, right? So यस create double, that will execute, but you are not passed any argument there. So it will go to line number 2, and how will you get that number? Like they are not passed any सी number this in. number this number is not an argument for this function. See, is this for this function parameter list is empty. Create double does Okay. not need any parameters. Create double is saying whoever calls me I will return them a function which is this. Create double does not have access to this number. Again, you are getting confused because of this syntax of arrow function. Right now it is feeling like there is a basically variable number. यहाँ पर कोई वेरिएबल है नंबर जिसको हम यहाँ पर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक नए फंक्शन का डेफिनेशन है। अगर ये सेम चीज को अगर मैं ऐसे लिख रहा होता, है ना, और यहाँ मैं मान लीजिए इसको मैं क्रिएट डबल 2 कर लेता हूं, और यहाँ पर मैं इस नंबर को ऐसे लिखता फंक्शन नम
रिटर्न num2, है ना। सी अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा होता तो भी यहाँ क्या होता, क्रिएट डबल हैज नो आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग डिफाइंड फॉर दिस फंक्शन and create double is only returning this function which takes an argument. So when I called create double, there were no arguments. But when I called the function that create double returned, that's when I passed the argument. Similarly here, when I called first create double, there was no argument. But whatever create double returned, when we called that, then we passed an argument. Okay, sir. Yeah, understood. Thank you. मोहित जी, आपका डाउट क्लियर हो गया था या नया डाउट है? Alright. sorry. तो ये हो गए बेसिकली हमारे हायर ऑर्डर फंक्शंस। हायर ऑर्डर फंक्शन में हमको ये समझ आया ना कि बेसिकली एक तो हम पहले से देखते आ रहे थे वो फंक्शंस जो दूसरे फंक्शंस को एज आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अभी यहाँ पर वो फंक्शंस आ गए हैं जो बेसिकली दूसरे फंक्शंस को बनाकर रिटर्न करते हैं। जी तान्या जी। और सर लाइन नंबर 12 and 13 is same as line number 15? लाइन नंबर 12 and 13, यस। सी बस यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर पहले मैंने इसको एक रेफरेंस में सेव किया है ना, जो ट्वाइस मैंने रेफरेंस बनाया इसके अंदर सेव किया एंड देन आई कॉल्ड इट वाया रेफरेंस। यहाँ पर मैंने बोला मैं रेफरेंस में इसको रख ही नहीं रहा हूँ, एज सुन एज इट कम्स आई विल कॉल इट। बट दे हैव द सेम इफेक्ट। ओनली डिफरेंस इज अगर सपोज यहाँ पर मुझे ये फंक्शन मल्टीपल टाइम्स कॉल करना है तो मैंने सिर्फ क्रिएट एक बार करना पड़ा। अगर मैं दूसरे वाला जो तरीका है वो यूज करूंगा तो जितनी बार मुझे मान लीजिए डबल फंक्शन यूज करना है उतनी बार मुझे क्रिएट डबल भी कॉल करना पड़ेगा। फिरदौस जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अगर एक क्रिएट डबल में आर्गुमेंट लेता होता तो हमें इधर भी आर्गुमेंट पास कर सकते थे। वैसा हो सकता है कि दोनों जो फंक्शन अंदर भी है वो भी आर्गुमेंट लेता हो और जो बाहर है वो भी आर्गुमेंट लेता हो। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और इससे अगली स्लाइड में हम वही कवर करने वाला है ना। जिस कॉन्सेप्ट का आप नाम ले रहे हैं उसको बोला जाता है क्लोजर्स ना। अभी इसके जस्ट बाद हम वही डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। ओके सर। ऑलराइट, है ना। तो ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। अब जो क्वेश्चन अभी आई थिंक फिरदौस जी ने पूछा, मैं भूल गया, शायद फिरदौस जी थे। फिरदौस जी ने पूछा, वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अभी ये जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट है, अच्छा देखिए यहाँ हमने एक्चुअली गलती से यहाँ भी यूज कर लिया है, जो हायर ऑर्डर फंक्शन का मैंने एग्जांपल दिया है आपको, यहाँ पर भी हमने इसको यूज कर लिया है, मुझे यूज नहीं करना चाहिए था। बट अगर आप ये एग्जांपल देखें, देखिए हमने क्या किया हुआ है, एक्स जो है वो पहले वाले का आर्ग्यूमेंट है, यानी आउटर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद वाई जो है वो इनर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, और अंदर वाला फंक्शन एक्चुअली दोनों को यूज कर पा रहा है ना। ये एग्जांपल मैं बाद में चेंज कर दूंगा जब आपके नोट्स दूंगा उससे पहले, बट पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं क्लोजर्स, है ना। और ये बेसिकली अंडर आता है लेक्सिकल स्कोपिंग के। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल की स्कोपिंग पढ़ते थे, इसी तरह से हम फंक्शन की स्कोपिंग भी पढ़ने वाले हैं। जी अनीश जी। Sir, in the function you have, you have given one more inner function. So, however, if you declare that in a normal variable like let some variable name into num into 2, however, that also will gonna execute. Even the function also will be gonna execute the same, right? Both works in the same way, right? You are asking about arrow functions? Yeah. So, consider whereas in the line number 6. Yeah, no, so not line number 6, line number 3. So in the line number 3, you have given a arrow function defining one more inner function. So however, the function also gonna work in the same way. Whereas if you declare without function, if you declare a normal variable like let some variable name equal to num into 2, both works in the same way, right? However, correct. When we call create double, that gonna execute, right? Correct. See, this line number 3 and line number 7, 8, 9 are exactly the same. Whatever line number 3 is doing, this is also defining a function that takes a number and returns the double of that number. And this also does the same. This defines a function that takes a number and returns the double of the number. Am I understanding your question correctly? Yeah. No. Yeah, somewhat. But what I mean to ask is that, so instead of declaring function over there, if you declare a normal variable, variable in the sense, let some variable name equal to num into 2, will that work in the same way like function, the inner function will do? No, but then if I just say basically I'm just trying to take a variable into 2, I need that variable. There is no variable here. But we can pass that the variable under the parenthesis. Obviously, this is just an example. Now, जो examples इसके real examples होंगे वो काफी complicated होंगे, जहां पर आप किसी और से expect कर रहे हैं कि वो आपको एक function बना कर देगा, है ना। यहाँ पर हमने बहुत ही simple example उसका यहाँ पर लिया है, जहां पर हम ये बोल रहे हैं this create double is not actually doing the job,
दिस क्रिएट डबल इज ओनली क्रिएटिंग दैट फंक्शन फॉर मी दैट विल इवेंचुअली डू द जॉब। तो ये उसका बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल है। ऑब्वियसली आई कैन से व्हाई डू आई नीड टू राइट दिस, आई कैन जस्ट राइट अ function double which basically takes a number and then returns the double. Obviously I can do that, but here I'm just trying to explain that this is possible where a function returns another function. Okay, sir. And one more doubt as well. So whereas in the line number 12, you just stored the function in a variable name called twice, and then you have given the value as 5 under twice. So but coming to the line number 15, we can easily able to relate that there is a one inner function, so that we have declared 4 under. But coming to the 13th and 12, so it is little bit, why we need to store in a variable name, then we have to pass the value over there. We don't need to, but suppose I wanted to call it 2 times, right? Suppose I want to call it for 6 also. Now right now you're assuming this is very, very cheap operation, right? This operation could be very costly. Suppose I need to go to the database, I need to go to the network, somehow I create a function and then return. But if I want to basically call the same thing here, then I'll have to do this, है ना? डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? यहां पर क्रिएट डबल सिर्फ एक बार कॉल हुआ है, तो जो फंक्शन एक्चुअली मेरा फंक्शन क्रिएट कर रहा है वो यहां पर सिर्फ एक बार कॉल हुआ है, एंड देन आई हैव यूज्ड द सेम फंक्शन ट्वाइस, whichever one was created. If I use this syntax, then I'm creating the function twice and then I'm using it basically one time each. तो यहाँ पर this function, this create double, whatever function this create double returns will be a different function, and basically whatever this returns will be a different function. These will be different functions in memory. तो अगर मुझे एक ही बार यूज करना है तो I can use this syntax. If I need to use it more than once, then I'll need to use this syntax. Then I should prefer this syntax. Okay, it is advisable to store in a variable, then we can call it as per our requirement, right? Correct. Yeah. Okay, fine, sir. Fine. रोहित जी, सर मेरा डाउट था कि सर जो क्रिएट डबल फंक्शन, सर जो लेफ्ट साइड में जो कॉन्स्ट ट्वाइस जो बनाए हुए वेरिएबल, सर उसमें जो 5 या 6 जो वैल्यू पास कर रहे हैं, तो सर फंक्शन के अंदर ना मतलब हम लोग आर्गुमेंट दे देते हैं कि अंदर, और ये तो सर वेरिएबल है, तो इसके अंदर मतलब वैल्यू पास कर रहे हैं, ये नहीं है। ये ट्वाइस जो वेरिएबल है, यस सर, ये बस यही बात। नहीं ये तो देखिए हमने पहले जब नॉर्मल एरो फंक्शन पढ़ा वहां भी यही हुआ ना। मैंने आपको ये हमने कल एक्सप्लेन किया था, अगर हम कल वाली पीपीटी पर जाएं, हमने कल बात की थी कि एनोनिमस फंक्शन का मतलब यही है, जब हमने यहाँ फंक्शन लिया तो हम ये बोल रहे हैं फंक्शन को डिफाइन करना है और उसका जो रेफरेंस है वो ऐड के अंदर डालना है, और उस रेफरेंस से आप कभी भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ये वाला आपको समझ आया था क्या जब हमने ये एक्सप्लेन किया था? यस सर, यहाँ पर ये समझ में आ गया था, लेकिन आज जो बताया सर नहीं तो यहाँ भी तो यही बात है, ये ऐड क्या है? ये ऐड वेरिएबल ही तो है। ये सर समझ गए, आप समझ गए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लोजर्स, है ना। तो पहले हम नॉर्मल जो हमारा स्कोप, हमने याद होगा वेरिएबल के, जब हम वेरिएबल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था स्कोप, है ना। तो यहाँ सिमिलरली फंक्शंस के लिए जो स्कोपिंग पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा स्कोपिंग समझेंगे जिसको लेक्सिकल स्कोपिंग बोलते हैं, और फिर साथ में क्लोजर्स को देखेंगे कि क्लोजर्स का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को हमें पता है, जावास्क्रिप्ट यूजेस लेक्सिकल स्कोपिंग व्हिच मींस स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स पोजीशन विद इन द सोर्स कोड। ये हमने नॉर्मल स्कोप जब पढ़ा था तब देखा था कि जो अगर वेरिएबल मान लीजिए फंक्शन के बाहर हमने डिफाइन किया है तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर कोई वेरिएबल हमने किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर चलता है, उसको हम लोकल स्कोप बोलते हैं या ब्लॉक स्कोप बोलते हैं ना, अलग अलग स्कोप्स हमने पढ़े थे, तो वही लेक्सिकल स्कोपिंग है। सेम चीज जो है वो फंक्शंस के लिए भी अप्लाई होती है। फंक्शंस कैन एक्सेस वेरिएबल्स फ्रॉम देयर ओन स्कोप, द स्कोप ऑफ द पेरेंट फंक्शन एंड द ग्लोबल स्कोप। तो पहले यहाँ बेसिकली ये एग्जांपल देखिएगा, हमने क्या किया है, कोड में सबसे बाहर यानी ग्लोबल वेरिएबल हमने डिफाइन किया एज इज इक्वल टू 21। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है इनिट नाम का। ये फंक्शन यहां शुरू होता है और यहां खत्म होता है। इस फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम है मान लीजिए मॉजिला। अब इस फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये हम अभी करके हमने देखा फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन हो सकता है। अब ये जो फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन डिफाइन किया है, अगर मैं इसके अंदर भी एक मान लीजिए वेरिएबल डिफाइन कर रहा होता तो वो तो ये फंक्शन यूज कर ही पाता, पर अंदर वाला फंक्शन बाहर वाले फंक्शन का जो वेरिएबल है इसको भी यूज कर सकता है, और अंदर वाला फंक्शन जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको भी यूज कर सकता है। तो अगर कहीं पर भी आपको देखना है कि कौन से वेरिएबल्स एक्सेसिबल होंगे, तो मैं अपने वेरिएबल्स एक्सेस कर सकता हूं एज अ फंक्शन, मैं अगर मेरे पेरेंट ने कोई वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं वो एक्सेस कर सकता हूं, या लेवल भी मल्टीपल हो सकते हैं। हो सकता है फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, उसके अंदर फिर से फंक्शन हो, उसके अंदर फिर से फंक्शन हो, मेरा कोई भी पेरेंट हो, कोई भी एंसेस्टर हो, मैं सबके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूं। तो जो सबसे इनर वाला फंक्शन है वो अपने बाहर वाले, उनसे बाहर वाले, उनसे बाहर वाले सबके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है और ग्लोबल वेरिएबल को भी एक्सेस
कर सकता है ना। तो अगर मल्टीपल लोगों ने अलग अलग तरह के वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं तो पहले हमको ये समझना है कि वो वेरिएबल एक्सेस हो सकते हैं। एक बार हम इसको एक्चुअली चलाकर देख लेते हैं, है ना। ये हायर ऑर्डर फंक्शंस का काम फिलहाल के लिए हो गया है। अभी हम यहाँ बना लेते हैं एक और फाइल जिसका नाम हम लिख लेते हैं closure.js, और इसको हम इंक्लूड कर लेंगे अपने index.html में, है ना। तो इसका नाम हमने रख लिया closure.js। बिल्कुल मेरा आउटपुट एम्प्टी हो गया। अभी मान लीजिए यहाँ हम सेम जो हमने बेसिकली एग्जांपल बनाया वो बनाकर देखते हैं और यूज करके देखते हैं कि यूज हो भी पा रहा है या मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना। तो हम यहाँ कर लेते हैं लेट, मान लीजिए फर्स्ट वेरिएबल मैंने ले लिया, इसका वैल्यू हम ले लेते हैं 56, है ना। एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, उसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं इस बार जो हमारा एरो फंक्शन वाला सिंटेक्स है वही फंक्शन में डिफाइन करता हूँ। लेट आउटर इज इक्वल टू, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, उसके बाद ये क्या कर रहा है बेसिकली इस तरह से अपना जो बॉडी है वो उसने एम्प्टी यहाँ पर डिफाइन कर दी है। बाहर जाकर मैं एक बार आउटर को कॉल करके देख लेता हूँ, है ना। तो मान लीजिए हमने आउटर को कॉल कर लिया, या आउटर को हम एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, है ना। आउटर को एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं आउटर, है ना। और इसके अंदर मान लीजिए वैल्यू पास कर देता हूँ 78, है ना। तो आउटर ने क्या किया, आउटर ने अपना एक आर्ग डिक्लेयर कर लिया, एक फर्स्ट डिक्लेयर कर लिया, एक यहाँ पर अंदर एक और कांस्टेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, मान लीजिए आउटर कॉन्स्ट। मैं सब में नाम में आउटर इसलिए लगा रहा हूं ताकि हमको थोड़ा सा क्लियर रहे, है ना। इसकी वैल्यू मैंने दे दी मान लो 3.14, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक ही फंक्शन हमने डिफाइन किया है, एक ग्लोबल वेरिएबल हमने डिफाइन किया, एक आर्ग्यूमेंट यानी पैरामीटर हमने डिफाइन किया आउटर आर्क, और एक आउटर कांस्टेंट हमने डिफाइन किया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक और जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन करते हैं, लेट इनर, है ना। इसके अंदर हम बोल देते हैं यहाँ पर इनर आर्क की मान लीजिए जरूरत नहीं है ना। इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे, है ना। या लगा लेते हैं इनर आर्क भी फॉर मोर क्लैरिटी। इनर, यहां हम इनर को कॉल कर देते हैं इसके अंदर ही। क्या एक काम करते हैं, इनर को हम कर देते हैं रिटर्न, जो अभी पढ़ के आए वो भी देख लेंगे, है ना। ये क्या कर रहा है, ये जो इनर फंक्शन इसने बनाया है इसको रिटर्न कर रहा है, और ये फंक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसको हम वेरिएबल में ले लेते हैं कॉन्स्ट इनर, और उसके बाद इनर को भी कॉल कर देंगे विद वेरिएबल। अब इनर क्या करेगा, इनर अपना कांस्टेंट डिक्लेयर करेगा, कॉन्स्ट इनर कॉन्स्ट मान लीजिए 2.71। अब हम यहाँ पर सब चीजों को लॉग करना स्टार्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग। अब से मैं पहले करूंगा फर्स्ट डॉलर फर्स्ट, उसके बाद हम किसको लॉग करेंगे, आउटर आर्क, उसके बाद हम करेंगे 2-3 बार कर लेते हैं आउटर कॉन्स्ट इनर आर्क इनर कॉन्स्ट। ये जो मेरा इनर फंक्शन है यहाँ पर, ये अपना पैरामीटर एक्सेस कर पा रहा है, अपना कांस्टेंट एक्सेस कर पा रहा है, ये बात तो ऑब्वियस है ना। ये तुमको समझ आ ही रही है कि कोई भी फंक्शन अपने आर्ग्यूमेंट को और अपने कांस्टेंट को एक्सेस कर पाएगा। बट बिकॉज ये फंक्शन एक आउटर फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, जो आउटर फंक्शन में आउटर आर्क था, आउटर कांस्टेंट था, ये उनको भी एक्सेस कर पा रहा है और प्रिंट कर पा रहा है। देखिए आउटर आर्क की वैल्यू 78 इसने प्रिंट की है, जो यहां से आर्ग्यूमेंट हमने पास किया आउटर को कॉल करते हुए, है ना। 78 वैल्यू प्रिंट की है। आउटर ने जो अपना कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है 3.14, वो भी इसने यहाँ पर एक्सेस किया हुआ है। फर्स्ट की जो वैल्यू थी ग्लोबल वेरिएबल की 56, वो भी यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए जो हमने बाहर यहाँ पर इनर इसका नाम दिया है, यहाँ नाम भी देने की जरूरत नहीं थी, मैं दोनों फंक्शंस को एक साथ कॉल कर सकता था। कैसे, आउटर एंड देन दिस। सेम चीज जो पहले कर रहे थे वही मैंने अब की क्या किया, मैंने आउटर कॉल किया 78 के साथ, आउटर 78 के साथ कॉल हुआ, आउटर ने क्या किया, एक फंक्शन रिटर्न किया है, फंक्शन का डेफिनेशन रिटर्न किया है। जब वो डेफिनेशन आ गया उसके बाद जो है वो ये प्रिंट हुआ। एक और यहाँ पर मैं आपको चीज दिखाता हूँ जो थोड़ी सी हमको एक्साइटिंग लगेगी, अजीब लगेगी, है ना। इन तीनों चीजों को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ मैं लगा देता हूँ 2 या आउटर आउटर एंड आउटर, है ना। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा फ्लो क्या है चीजों को एग्जीक्यूट होने का। हम यहाँ आएंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट 56 है ये एग्जीक्यूट होगा, है ना। ये एग्जीक्यूट हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम आएंगे ये आउटर पर, और ये क्या है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये बस ये देखेगा अच्छा आउटर नाम का एक फंक्शन है जो एक आउटर आर्ग्यूमेंट लेता है। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ शुरू हो रही है और लाइन नंबर 19 पर खत्म हो रही है। ये बीच का कुछ भी कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला।
उसके बाद ये आएगा लाइन नंबर 21 पर और देखेगा अच्छा इन्होंने आउटर नाम का एक फंक्शन कॉल किया है विद आर्ग्यूमेंट 78। बस अभी इतने पर ये पहुंच पाया है, यही बेसिकली अभी आगे 90 तक ये नहीं पहुंचा, इसने बस देखा आउटर 78 के साथ कॉल करना है, तो ये सीधे कहां चला जाएगा, लाइन नंबर 3 पर। आउटर को बोलेगा आपके आर्ग्यूमेंट का नाम है 78। अब इसके अंदर ही आ रहा है, देखेगा अच्छा इनर नाम का भी एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, क्या ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है, ये फंक्शन की कॉल नहीं है। तो इनर नाम का फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर होगा, पहले क्या चलेगा, पहले चलेगा आउटर फर्स्ट, आउटर आर्क, आउटर कॉन्स्ट। तो अगर आप यहाँ देखिए जो आउटपुट है वो देखेंगे, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ है, पहले आउटर फर्स्ट प्रिंट हुआ है, ये फर्स्ट प्रिंट नहीं हुआ है, पहले ये फर्स्ट प्रिंट हुआ है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन है, एक्चुअल यूजेज कहाँ है, एक्चुअल यूजेज बाहर है जो बाद में भी कॉल ही नहीं हुआ है। तो पहले आउटर फर्स्ट प्रिंट हुआ, आउटर आउटर आर्क प्रिंट हुआ, आउटर आउटर कॉन्स्ट प्रिंट हुआ। ये यहाँ पर क्यों एक्सेस हो पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अपने कांस्टेंट को एक्सेस कर सकता है, अपने आर्गुमेंट को एक्सेस कर सकता है और ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो ये तीनों के तीनों बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो हमारे प्रिंट हो गए। उसके बाद फाइनली इसने क्या किया, इसने बोला जो मैंने इनर नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया था उसको रिटर्न कर दीजिए। अब ये जो इनर नाम का फंक्शन है लाइन नंबर 18 के बाद कहां चला जाएगा, कहां कॉल हुआ था, लाइन नंबर 21 पर, यहां आ जाएगा। अब ये इनर जैसे ही यहां पर आएगा, इसमें हमने 2 ब्रैकेट लगा के फिर से इसको भी कॉल कर दिया, तो बोलेगा आप इनर को भी कॉल कर दीजिए विद आर्ग्यूमेंट 90। अब इनर कहां पर है, इनर है लाइन नंबर 6 पर। तो अब यहां से हम आएंगे लाइन नंबर 6 पर, इनर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी 90, इनर कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 2.71। तो यहां पर आपको देखना है एक्चुअली आउटर का जो बेसिकली एक तरह से स्कोप है, आप ये देखेंगे आउटर का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, आउटर का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, उसके बाद भी इसके जो वेरिएबल है इनको लॉक कर लिया जाता है। ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको भी लॉक कर लिया गया। देखिए आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन खत्म हो गया, तो ये जो आउटर आर्ग्यूमेंट है ये तो स्टैक से बाहर चला जाना चाहिए था। बट ये इस केस में जब भी आपके पास कोई इनर फंक्शन है, जब भी आपके पास कोई नेस्टेड फंक्शन है जिसको हम यहाँ पर क्लोजर बोलेंगे, वो क्लोजर क्या करता है, बाहर वाले फंक्शन के जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो स्टेट्स हैं उनको लॉक कर लेता है, उनको स्कोप से बाहर नहीं जाने देता है ना। तो यहां पर इसने आउटर आर्क को और आउटर कॉन्स्ट को स्कोप से बाहर नहीं जाने दिया, इसलिए जब ये अंदर वाला भी कॉल हुआ उस समय भी ये फर्स्ट अपने इनर आर्क इनर कॉन्स्ट को एक्सेस कर ही पाया, आउटर आर्क और आउटर कॉन्स्ट को भी यहां पर एक्सेस कर पाया। तो अगर हम उसके बाद देखेंगे, पहले फर्स्ट प्रिंट हुआ, आउटर आर्क आउटर कॉन्स्ट प्रिंट हुआ, इनर आर्क इनर कॉन्स्ट प्रिंट हुआ, है ना। यहाँ पर जिसको जो डाउट है पूछ सकता है। आई थिंक अभी मैंने देखा था अनीश जी का हाथ ऊपर था। अनीश जी पहले आप बताइए, फिर बाकियों का डाउट ले लेते हैं। अनीश कुमार। हाँ ये सर डाउट क्लियर हो गया। जो मतलब आपने बताया ना, मतलब कि जो आउटर वेरिएबल है उसका मतलब इनर इनर फंक्शन कैसे यूज कर रहा, तो वही मेरा डाउट था। ठीक, मोहित जी आप बताइए। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे अपने आउटर करके डिफाइन करा 78 और 90, तो सर 78 इधर लेफ्ट साइड में तो पहले ये आउटर के लिए कॉल होगा और 90 राइट साइड में तो इनर के लिए कॉल होगा ना। इनर के लिए नहीं, ये तो देखिए बेसिकली जो भी आउटर 78 का रिस्पॉन्स होगा उसके लिए कॉल होगा। आउटर 78 बाई चांस यहाँ पर इनर को रिटर्न कर रहा है तो इसलिए इनर के साथ 90 कॉल हुआ। बट जैसे ही आउटर एक वेरिएबल आउटर एक रेफरेंस है जिसके पास एक फंक्शन है, जैसे ही उस रेफरेंस को अपने दोनों तरफ एक ब्रैकेट मिल जाता है, वो खुश हो जाता है कि मुझे किसी ने कॉल कर दिया, मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, वो अपना बैग उठाता है भाग जाता है। तो जैसे ही उसको अपना ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, यहीं पर एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगा, अभी 90 तक जाएगा नहीं, पहले पूरा आउटर एग्जीक्यूट होगा, जो भी यहाँ से रिस्पॉन्स आया फिर उस रिस्पॉन्स को बेसिकली यहाँ पर बोलेंगे भाई कोई फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न हुआ है, उस रेफरेंस को जैसे ही अपने दोनों तरफ ब्रैकेट मिलेंगे फिर वो नाचने लगेगा, वो बोलेगा अच्छा मुझे भी कॉल कर दिया गया है, फिर जाएगा और वो इनर वाला फंक्शन कॉल करेगा। सर ऐसे ही अगर अपन ने नेस्टेड फंक्शंस बनाए तो सर अपन ब्रैकेट लगा लगा के अंदर और चीजें डिफाइन कर सकते हैं ना। बिल्कुल, अगर इनर हो सकता है, इनर भी एक फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है तो उसके बाद एक और ब्रैकेट आप लगा सकते थे। हालांकि ये बहुत रीडेबल नहीं होता, पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है इसको, तो इसलिए जनरली प्रेफरेबल ये होता है कि आप एक फंक्शन कॉल करें, उसको एक वेरिएबल में ले लें और उसके बाद अगला फंक्शन उस वेरिएबल पर कॉल करें फॉर रीडेबिलिटी, बट दिस इज एंटायरली पॉसिबल। सर हम जब इसे यूज करेंगे हमारी वेबसाइट में तो सर यहाँ से करेंगे या फिर नोड.जेएस से कुछ और है इसके लिए? इसका नोड जैसे बेटा कोई रिलेशन नहीं है, तो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इसको हाँ सर, हम चाहे जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में तो लिखें चाहे नोड में लिखें, दोनों तरह से लिख सकते हैं। सर वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा था कि इसको जावास्क्रिप्ट में अभी तो जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, पर नोड.जेएस में इसको कैसे बनाएंगे ऐसा बोल रहा हूँ। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ नोड जेएस जावास्क्रिप्ट ही है, नोड हाँ जेएस जावास्क्रिप्ट प्लस कुछ रन टाइम चीजें। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, अगर आप नोड में चलाएंगे तो नोड में भी चल जाएगा, इस फाइल को नोड के साथ चलाने की कोशिश कीजिए, चल जाएगी। ओके सर, ओके। जी प्रिंस जी। Sir, here we are creating function inside a function. We can also create outside that function. Then, sir, बिल्कुल, what's the use of this all? मतलब दोनों का अपना अपना यूज है। अब देखिए यहाँ पर ये इनर फंक्शन डिक्लेयर करने का फायदा ये है
कि पहली बात तो आप इसका स्कोप लिमिटेड करते हैं। अगर मैं इसको रिटर्न नहीं कर रहा होता, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी फंक्शनैलिटी डिफाइन करना चाहते हैं जो सिर्फ इस आउटर फंक्शन के अंदर ही चले, बाहर से उसको कोई कॉल ना कर पाए, तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में प्राइवेट या अलग अलग चीजें डिफाइन करने का तरीका होता है, यहाँ पर आप मान लीजिए तरीका है स्कोप लिमिट करने का। ये जो इनर फंक्शन है, अगर मैं इसको रिटर्न ना करूं तो इस इनर फंक्शन को सिर्फ इस आउटर फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जा सकता है, उसके बाद बाहर कॉल नहीं किया जा सकता। तो दिस इज अ वे टू लिमिट स्कोप ऑल्सो। Okay, got एंड it, sir. दूसरा Got it. क्लोजर्स के लिए भी यूज होता है, जो क्लोजर्स हम पढ़ रहे हैं कि बाहर वाली वैल्यू आप अंदर वाली वैल्यू के लिए भी यूज करना चाहते हैं। अभी आगे चल के हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे इसके क्लोजर। अभी तो क्लोजर का हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा है, क्लोजर थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके आखिर तक अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। सुजीत जी। सर जैसे आपने बोला था आउटर फंक्शन जो है वो हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो इसका जितने भी लोकल वेरिएबल है सभी हीप में सेव हो जाता है। जैसे कि अगर वो रिटर्न करेगा इनर फंक्शन तो सभी जो लोकल वेरिएबल है वो उसको सेव कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो इनर फंक्शन अगर उसको चाहिए तो वो तो हीप स्टैक से चला गया, तो उसको अगर चाहिए तो स्टैक से नहीं गया, मैं यही बोल रहा हूँ, जब भी आपके पास कोई क्लोजर होता है तो वो क्लोजर स्टैक पर ही उसको बांध कर रखता है। वैसे आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये स्टैक पर ही बंधे रहते हैं। जितना मुझे लास्ट टाइम याद है जब मैंने पढ़ा था, ये वेरिएबल स्टैक से आउट नहीं होते हैं जब तक इसका कोई भी इनर फंक्शन का रेफरेंस कहीं पर भी रहता है। तो यहाँ पर होता ही है कि जब आउटर एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि उसका एक रेफरेंस, उसका एक क्लोजर उसके अंदर है, बेसिकली एक क्लोजर है जिसका अभी रेफरेंस बाहर मौजूद है, तो उस समय तक इस फंक्शन को स्टैक से किक आउट नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर भी अगर नेस्टेड फंक्शन है तो भी वो स्टैक से किक आउट नहीं होगा, मतलब इनर के अंदर भी एक इनर फंक्शन होगा तो भी वो नहीं होगा। हाँ, चाहे जितने एक के बाद एक इनर हो, सबकी स्टेट्स को कंजर्व किया जाता है ताकि जो क्लोजर है उसमें एग्जीक्यूट किया जा सके। क्लोजर के अभी हम और बहुत सारे यूजेस देखते हैं। अभी तो हमने देखा बस क्लोजर होता क्या है ना, क्लोजर को बनाना कैसे है और वो कैसे वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। क्लोजर क्रिएशन, देखिए क्लोजर क्रिएशन हमने ऑलरेडी अभी कवर किया। क्लोजर क्रिएशन का क्या मतलब है? क्लोजर क्रिएशन का यही मतलब है कि एक मेरा आउटर फंक्शन होगा, एक मेरा इनर फंक्शन होगा। इनर फंक्शन में मैं अपनी वेरिएबल एक्सेस करूं, आउटर के वेरिएबल एक्सेस करूं, मैं कुछ भी यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ वही हमने दिखाया है, आउटर फंक्शन पहले कॉल किया, उसने जो फंक्शन बेसिकली रिटर्न किया उसको हमने दोबारा से कॉल किया। तो क्लोजर इज क्रिएटेड व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो बेसिकली क्लोजर आप ये मान लीजिए क्रिएट हो गया है। एंड द इनर फंक्शन कैप्चर्स वेरिएबल्स फ्रॉम द आउटर फंक्शन। तो जो इनर फंक्शन का डेफिनेशन है वो बाहर वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर कैसे करता है? स्टेट, बेसिकली जो वेरिएबल्स है वो किस स्टेट में आपको मिलेंगे वो अभी हम देखने वाले हैं इसके बाद। द इनर फंक्शन रिटेन्स एक्सेस टू दीज वेरिएबल्स इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। तो अभी जो हम बेसिकली सबसे बाद में डिस्कस कर रहे थे सुजीत जी के पास साथ भी और अनीश जी के साथ भी, यही कि बेसिकली जो जब बाहर वाला फंक्शन एग्जीक्यूशन अपना करके खत्म भी कर चुका है, तभी भी जो उसके वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू जो है कैप्चर कर ली जाती है, उनकी वैल्यू स्टोर कर ली जाती है बाय इनर फंक्शन फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। क्योंकि इनर फंक्शन अपना राइट मानता है कि मेरा राइट है एज एन इनर फंक्शन कि मैं आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस करूं, ग्लोबल फंक्शन को एक्सेस करूं, या मेरे किसी भी एंसेस्टर के वेरिएबल्स को एक्सेस करूं, अगर नेस्टिंग जो है वो एक लेवल से भी ज्यादा डीप है तो, है ना। तो क्लोजर क्रिएशन तो हमने देख लिया। इसका बेसिकली यूजेज क्या है, हम किस किस लिए यूज करते हैं? तो देखिए क्लोजर को हम यूज कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग स्टेट, है ना। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज केस है वो यही है, मेंटेनिंग स्टेट। यानी यहां पर मान लीजिए मैंने एक मेक काउंटर नाम का फंक्शन बनाया। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये काउंट नाम का एक फंक्शन है जिसको, काउंट नाम का एक वेरिएबल है जिसको मेंटेन कर रहा है। जैसे हमने बात की थी पहले कि अगर अक्रॉस फंक्शंस आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू मेंटेन करनी है तो ग्लोबल वेरिएबल उसके लिए बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ग्लोबल जो है वो ग्लोबल जो मेरा नेम स्पेस है उसको पल्यूट करता है और वहां पर कोई भी उसको कभी भी रीडिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन जो है ये अपना प्राइवेट वेरिएबल इस तरह से डिफाइन कर सकता है। प्राइवेट वेरिएबल का मतलब क्या, हम यहाँ कोई कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली अगर कोई वेरिएबल मैंने किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर जो है वो एक्सेस नहीं किया जा सकता। वो फंक्शन अब सिर्फ कहाँ एक्सेस होगा, सॉरी वो वेरिएबल अब सिर्फ कहाँ एक्सेस होगा, इस फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, एक और बेसिकली एग्जांपल बनाया जिसमें हमने रिटर्न किया है एक दूसरा फंक्शन, है ना। और ये क्या कर रहा है, ये बाहर वाले की जो वैल्यू है उसमें हमेशा +1 कर देता है और काउंट को रिटर्न कर देता है। यानी ये फंक्शन एक तरह से क्या है, ये फंक्शन एक तरह से है इंक्रीमेंट, या ये फंक्शन एक तरह से है काउंटर, है ना। बहुत बार ऐसा होता है जहां आपको काउंटर की जरूरत होती है कि यार मैं जब भी कुछ काम करता जाऊंगा तो मैं काउंटर को कॉल करता जाऊंगा, बाद में मैं देख लूंगा फाइनली वो काम मैंने कितनी बार
किया है ना। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, मेक काउंटर फंक्शन जो है वो कॉल किया, वहां से जो रिस्पॉन्स आया यानी ये जो फंक्शन रिटर्न हुआ इसको हमने काउंटर नाम के वेरिएबल रेफरेंस के अंदर रख लिया। उसका मैंने कॉल किया काउंटर काउंटर काउंटर, तो यहाँ प्रिंट क्या हुआ है 1 2 3, यानी ये जो काउंट की स्टेट है पहली बार में 0 थी, ये इस वाले फंक्शन ने अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लिया। आप देखिए इनर फंक्शन का भी एग्जीक्यूशन एक तरह से खत्म हो गया है ना, पर उसके बाद भी इनर का क्योंकि रेफरेंस अभी मेरे पास है तो बाहर वाले की स्टेट अभी भी कैप्चर्ड रहेगी। बाहर वाले की स्टेट जो 1 हो गई है वो 1 रहेगी। जब मैं दूसरी बार कॉल करूंगा तो बाहर वाले की स्टेट अभी भी वही है, उसी में हम जाके बेसिकली इंक्रीमेंट क्या कर देंगे, उसकी स्टेट को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगी 2, है ना। तो आउटपुट क्या आएगा 2 आएगा, फिर आएगा आउटपुट 3 विच इज 3। इसको अगर हम बहुत छोटे तरह से लिखने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरो फंक्शन यूज करके। तो ये तो हमने लिख ही लिया है, इसके बाद मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट आउट ताकि सारा जो आउटपुट है वो चला जाए। तो मान लीजिए हम यहाँ काउंटर बनाने की कोशिश कर लेते हैं ना, तो लेट क्रिएट काउंटर इज इक्वल टू, जो बाहर वाला फंक्शन है ये तो कुछ भी, मैं एरो लगाना भूल गया, ये तो कोई वैल्यू नहीं ले रहा है, ये सिर्फ काउंटर को क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। देखिए मैं ऑब्वियसली इसको कॉन्स डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पूरा पॉइंट ही ये है कि मैं इसको, माफ कीजिएगा, कि मैं इसको बार बार बेसिकली इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम रिटर्न क्या कर सकते हैं, मैं मान लीजिए रिटर्न कर देता हूँ क्या, मेरे को ये काउंट जो है वो प्लस प्लस करना है और उसके बाद उसके वैल्यू को रिटर्न करना है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, देखिए आर्ग्यूमेंट तो इसके पास भी नहीं है, बट कैन आई जस्ट राइट काउंटर काउंट प्लस प्लस, है ना। एक बार इसको चला करके देखते हैं कि किस तरह से मेरा काम करेगा। उसके बाद मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, है ना। पहले क्रिएट काउंटर को हम यहाँ बना लेते हैं। अच्छा ये दोनों मैं आपको एक बार चला कर दिखाऊंगा। पहले क्रिएट काउंटर बना लेते हैं, अब काउंटर में को मैं कॉल कर लेता हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमने प्लस प्लस यूज किया है, क्या होता है पहले यूज हो जाता है उसके बाद इंक्रीमेंट करता है। तो यहाँ इस रिटर्न ने क्या किया, ये एक फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश की है जो क्या करेगा, जिसके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और जो इस काउंट को हमेशा प्लस प्लस करता है, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है मेरे फंक्शन के अंदर, एरो फंक्शन के अंदर, तो इसको ही रिटर्न भी मान लेगा कि आपने इसको रिटर्न किया है। तो काउंट प्लस प्लस जो है वो रिटर्न हो जाएगा। अगर इसकी जगह मैं प्लस प्लस काउंट कर देता तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाता 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाता 1 2 3, यानी ये पहले काउंट की वेरिएबल को प्लस प्लस करता उसके बाद उसको रिटर्न करता, जो हम यहाँ पर यूज कर सकते थे। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगर मैं मान लीजिए इसको दोबारा से यहाँ पर कॉल कर लूँ, है ना। अब मैंने इसको एक बार फिर से कॉल कर लिया, इस बार मैंने इसका नाम रख लिया काउंटर 2। अब कोई जरा कमेंट में मुझे बताइए, अब अगर मैं लिखूं कंसोल लॉग काउंटर 2 तो यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 4 प्रिंट होगी, 0 प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी, क्या वैल्यू प्रिंट होगी, कमेंट में बताइए। अब ब्यास जी बोल रहे हैं 1 प्रिंट होगी। चलिए एक बार चलाकर देख लेते हैं। बहुत सारे लोग 1 बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है सभी के सभी गलत है। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगर मैंने काउंटर 2 बनाया तो क्या हुआ 1 हुआ। क्यों, क्योंकि ये इस बार फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट हुआ है। ये वाला इस बार जो काउंट है ये फिर से कहीं और कैप्चर होगा और ये फंक्शन इस बार फिर से दोबारा क्रिएट हुआ है। यानी पहली बार जब मैंने क्रिएट काउंटर किया, जो इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया था, जब मैंने पहली बार क्रिएट काउंटर किया और दूसरी बार क्रिएट काउंटर किया, दोनों बार ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है ये मेमोरी में अलग अलग जगह गया होगा। और जब वो अलग अलग जगह जाएगा तो जो अपने आउटर फंक्शन की स्टेट्स को वो कैप्चर कर रहा है वो भी वो अलग अलग जगह उनको कैप्चर करेगा। तो पहले वाले जब पहली बार हमने क्रिएट काउंटर कॉल किया ये वाला, तो इसने क्या किया, इसने अपनी स्टेट को एक जगह कैप्चर करके रखा हुआ है। जब हमने दोबारा कॉल किया तो इस बार फिर से इसकी दूसरी बेसिकली इसका इंस्टेंस रन हुआ फंक्शन का, जिसमें काउंट को फिर से 0 माना गया और उसकी वैल्यू एक अलग जगह सेव हुई है। इसलिए जब मैंने काउंटर 2 किया तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1 प्रिंट हुई है, ना कि बेसिकली 4। जी अनीश जी। हाँ सर, मेरा डाउट ये है, जैसे आपने यहाँ पे लाइन नंबर 25 पे रिटर्न लिखा है और यहाँ पे भी रिटर्न लगाया है आपने, मतलब यहाँ पे भी मतलब इनडायरेक्टली रिटर्न लिखा हुआ है। कहाँ पे सर मतलब यहाँ मतलब एरो फंक्शन के बाद पे मतलब हाँ बिल्कुल प्लस बिल्कुल प्लस काउंटर। हाँ 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 हाँ। तो सर मतलब कौन सा पहले रिटर्न चलेगा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन पहले की बात नहीं है, बात है कौन सा रिटर्न किस फंक्शन का है। ये रिटर्न है इस क्रिएट काउंटर फंक्शन का, और ये अंदर जो इम्प्लिसिट रिटर्न है जो दिख नहीं रहा है वो है इस एरो फंक्शन का। तो जब क्रिएट काउंटर कॉल होगा तो ये रिटर्न फंक्शन चलेगा, जब अंदर वाला फंक्शन कॉल होगा तो अंदर वाला रिटर्न चलेगा। तो जब मैंने क्रिएट काउंटर बोला तो ये रिटर्न चला। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये फंक्शन की सिर्फ डेफिनेशन है। तो ये फंक्शन डिफाइन हुआ, मेमोरी में गया, उसका रेफरेंस आया, रेफरेंस आपने काउंटर के अंदर डाल दिया, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जब मैंने काउंटर को कॉल किया तो ये जो अंदर वाला रिटर्न है तब सिर्फ यही फंक्शन कॉल हुआ, इस ब्रैकेट पर आएंगे
उसके बाद इस लाइन पर जाएंगे, ये वाला जो रिटर्न है एग्जीक्यूट हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, जो मतलब जो फर्स्ट फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसका मतलब नाम हो जा रहा है काउंटर। काउंटर मतलब उसका फर्स्ट फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है उसका नाम काउंटर हो जा रहा है। वो हमने रख लिया है, हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, काउंटर रख लें, कुछ भी रख लें, वो हमारा मन है। हाँ मतलब हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। प्रिंस जी। सर यहाँ पे जो हमने एक फंक्शन रिटर्न किया है लाइन नंबर 25, हम्म तो काउंटर जो एक वेरिएबल है वो वहां उसमें एक फंक्शन आ जाएगा, ये वाला एरो फंक्शन आ गया जिसपे प्लस प्लस काउंट है। बट सर काउंटर का एक्सेस कैसे इसके पास आ गया, क्योंकि वी आर इंक्रीमेंटिंग काउंटर, लेकिन इसमें वी आर काउंटर में केवल इंक्रीमेंटिंग काउंट। एक काउंट, लेकिन इसका काउंटर में रेफरेंस केवल एक फंक्शन का है, तो फिर इसमें ना आर्गुमेंट पास हो रहा है सर, लेकिन फिर भी हम क्रिएट काउंटर के वेरिएबल को चेंज कर ले रहे हैं। यही तो हम पढ़ा रहे हैं अभी तक, शुरुआत से हमने यही तो पढ़ाया है कि जो क्लोजर है उसमें क्या होता है। जब यहां पर ये बताइए, जो इनर फंक्शन था ये इस आउटर आर्क को कैसे एक्सेस कर पा रहा था? ये समझ में आ गया सर। अरे ये कैसे समझ आ गया? ये कैसे एक्सेस कर पा रहा है बाहर वाले के फंक्शन को, बाहर वाले के वेरिएबल को? सर ये अपने स्कोप से बाहर वाले सारे को एक्सेस कर सकता है तो उस यहाँ भी तो वही हो रहा फंक्शन है से। बड़े बड़े भाई, ये भी तो इनर फंक्शन, ये भी तो एक इनर फंक्शन है इस फंक्शन का, ये इस फंक्शन का इनर फंक्शन है, तो ये अपने बाहर वाले का वेरिएबल क्यों एक्सेस नहीं कर सकता? ओके अगर सर, मान ओके लीजिए सर। मैं सेम चीज को इस तरह से लिखता कि मैं यहाँ लिख दूं, मैं यहाँ ये नहीं लिखता, मान लीजिए इसका मैं एक और सिंटैक्स लिख लेता हूँ, है ना, क्रिएट काउंटर जीरो में इसका नाम रख देता हूँ। यहाँ आप सिर्फ कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ये तो स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मैं लिखूं फंक्शन रिटर्न प्लस प्लस काउंट, ये समझ आ रहा है ये क्यों चल रहा है? ओके सर, दोनों आगे सर, आगे सर। ठीक है, ठीक है, तो हमको ये समझ आ गया कि क्लोजर्स हम कैसे यूज करते हैं और क्लोजर कैसे यूज होते हैं टू बेसिकली प्रिजर्व स्टेट्स बिटवीन कॉल्स एंड काउंटर, है ना, बिकॉज इनर फंक्शन फॉर्म्स अ क्लोजर विजेट। तो इनर फंक्शन क्या करता है, एक क्लोजर बना लेता है अपने पेरेंट के वैल्यूज के साथ, अपने पेरेंट के वेरिएबल्स के साथ, और उसको जब भी हम चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जब हम नोड जेएस पढ़ रहे होंगे तो क्लोजर्स का यूज काफी अच्छे से, काफी डीप में हम कर रहे होंगे। ये नहीं जी, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, ये मतलब वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है, मतलब किसी चीज के लिए एप्लीकेबल है? और क्या चीज हो सकती है वेरिएबल के अलावा जो आपके दिमाग में आ रही है? फंक्शन। फंक्शन भी तो वेरिएबल ही है। ठीक है। इसके बाद अभी हम जो अगला टॉपिक देखने वाले हैं अभी, उसका नाम क्या है, सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल, है ना। अभी थोड़ा सा हम वापस आएंगे यूआई वाली प्रोग्रामिंग पर। अभी दो तीन जो टॉपिक्स हम देखेंगे वो कौन से होंगे, जब हम बेसिकली यूआई पर देख रहे थे अभी हमने काफी चीजें जो देखी है क्या थी, ये यूआई इंडिपेंडेंट थी, चाहे वो क्लोजर हो, फंक्शन हो, हायर ऑर्डर फंक्शन, एरो फंक्शन, कॉल बैक्स, हम जितनी भी चीजें देख रहे थे बेसिकली पहले ऑपरेटर्स, ये सब क्या थे, ये हम नोड में भी यूज करने वाले थे, ये हम बेसिकली अपना जो यूआई है वहां पर भी यूज कर सकते हैं। दीज वर कोर फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स। अभी हम वापस थोड़ा सा कहाँ आ रहे हैं, हम दोबारा दो तीन चीजें देखेंगे जो ब्राउजर एनवायरनमेंट हमको देता है, जिनका नाम क्या है, सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल, है ना। ये एक्चुअली है तो जावास्क्रिप्ट के ही, ये आपको बेसिकली अलग अलग जगह मिल जाते हैं, अलग अलग रन टाइम एनवायरनमेंट में, बट मेरा कहने का मतलब है ज्यादा हम इनको जनरली कहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, यूआई के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं। तो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल को अगर हम देखेंगे ये किस लिए यूज हो रहे हैं। सेट टाइम आउट देखिए हमने कल की ही क्लास में कवर किया था, क्योंकि एक एग्जाम्पल में हमने इसको लिया हुआ था। सेट टाइम आउट क्या करता है, सेट टाइम आउट सेट टाइम आउट क्या करता है, सेट टाइम आउट के अंदर आप कोई भी अगर बेसिकली कॉल बैक पास करेंगे तो वो कॉल बैक कितने सेकंड बाद एग्जीक्यूट करनी है, ये सेट टाइम आउट को आप दे सकते हैं, है ना। मान लीजिए इसको हम एक बार दोबारा से बना लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, दोनों सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर खोल लेता हूँ, नंबर 13, सेट टाइम आउट, सेट या टाइम आउट एंड इंटरवल कर लेते हैं इसका नाम। टाइम आउट इंटरवल डॉट जेएस नाम कर लेंगे यहाँ पर 13 टाइम आउट इंटरवल डॉट जेएस। क्लोजर को हमने बंद कर दिया, इंडेक्स को बंद कर दिया, आ गए टाइम आउट इंटरवल के अंदर। एक कंसोल लॉग कर देते हैं, स्टार्ट
एंड एंड। ये हम किस लिए कर रहे हैं अभी आपको ये भी बहुत जल्दी समझ आएगा। यानी जहां से मेरा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा वहां पर मैंने एक स्टार्ट नाम का स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया है जो मेरा यहाँ आ गया है, और जहां मेरा काम एंड होगा वहां मैंने एंड प्रिंट कर दिया है विच इज दिस एंड, है ना। ये दोनों काम हमने कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सेट टाइम आउट कैसे चलता है। तो पहले मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हो, एक कोई काउंटर ले लेते हैं ग्लोबल, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, है ना। एक काम करते हैं इस पूरे को हम एक फंक्शन के अंदर रख लेते हैं ताकि आपको ये भी समझ आए, हम पूरा काम फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, है ना। मैं इसको लिख लेता हूँ फंक्शन, या यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं लेट मेन इज इक्वल टू, ये हमने बना लिया एक फंक्शन, है ना। एरो में लगाना भूल जाता हूँ बहुत बार, एरो लगा देते हैं एंड देन इसको हम कॉल कर लेते हैं मेन। ये तो हमको सिंटेक्स समझ आ रहा होगा, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, हम बस एक मेन फंक्शन, मैंने सारे कोड को एक मेन के अंदर रैप कर दिया, एक फंक्शन के अंदर रैप कर दिया जिसका नाम मैं मेन रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको मैंने 2 ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर कॉल कर लिया, है ना। मेन वेरिएबल के अंदर रखा, उसको 2 यहाँ पर कॉल कर लिया। अगर मैं इसका नाम ना रखना चाहता, मैं इसको डायरेक्टली कॉल करना चाहता तो कैसे कर सकता था, ये 2 ब्रैकेट हम यहाँ पर भी लगा सकते थे। इससे क्या होता है, फंक्शन जो है डायरेक्टली यहाँ पर कॉल हो सकता था। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। ये हमको समझ आया क्या, ये जो मैंने अभी यहाँ पर किया, देखिए हमने क्या किया है, पहला ये ब्रैकेट हमने लगाया सिर्फ स्कोप के लिए, ये वाला जो पहला येलो ब्रैकेट हमको दिख रहा है स्कोप के लिए लगाया। इस ब्रैकेट के अंदर हमने एक एरो फंक्शन डिफाइन किया है विच इज एनोनिमस, एक एनोनिमस एरो फंक्शन डिफाइन किया, और जब ये बेसिकली एग्जीक्यूट होकर बाहर आएगा तो उसको हमने तुरंत ही एग्जीक्यूट कर दिया, सॉरी डिफाइन होकर बाहर आएगा उसको मैंने तुरंत ही एग्जीक्यूट कर दिया, है ना। तो ये क्या हुआ, बेसिकली स्टार्ट और एंड दोनों यहाँ पर प्रिंट हो गए। बट मैंने ये क्यों लगाया है, क्योंकि मैं पूरे को एक फंक्शन के अंदर बंद करना चाहता हूं। अब अगर मैं कोई वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन करूंगा, डायरेक्टली बाहर भी कोई फंक्शन डिफाइन वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ तो वो ग्लोबल नहीं होंगे, है ना, वो ग्लोबल स्कोप में नहीं जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे, वो सिर्फ इस फाइल के स्कोप में आप एक तरह से मान लीजिए जाएंगे, क्योंकि इस फाइल में एक सिंगल फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है ना। तो मैंने डिफाइन कर लिया स्टार्ट एंड मेरा प्रिंट हो गया, क्योंकि ये फंक्शन डेफिनेशन और कॉलिंग दोनों एक साथ ही हो रही है। पहले डिफाइन किया फिर कॉल कर लिया, तो ये हो गया स्टार्ट एंड एंड। अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट काउंटर इज इक्वल टू 0। हमने एक काउंटर वेरिएबल को यहाँ पर 0 कर लिया, इसको अब हम प्रिंट कर लेते हैं console.log काउंटर, है ना। तो देखिए स्टार्ट और एंड के बीच में 0 प्रिंट हो गया विच इज करेक्ट। पहले हमने स्टार्ट प्रिंट किया, फिर काउंटर डिफाइन किया, फिर काउंटर प्रिंट किया, फिर एंड प्रिंट किया, उसी सीक्वेंस में यहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है स्टार्ट 0 एंड। अब आएगा थोड़ा सा खेल का मजा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली, या मान लीजिए मैं इसको भी ना एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ करते हैं लेट प्रिंट, है ना, और इसको मैं बंद कर लेता हूँ, या इसको हम सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं console.log। यहाँ यूज कर लेते हैं काउंटर, पर काउंटर हमको डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर, है ना। तो ये जो काउंटर है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, और ये जो लॉग हमने करने की कोशिश की थी यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट को कॉल कर लेता हूँ, है ना। तो जब स्टार्टिंग में हमने प्रिंट किया तो इसकी वैल्यू आई 0, या मैं स्टार्ट के बाद भी अगर इसको कॉल कर रहा हूँ तो वैल्यू आएगी 0, है ना। देखिए ये भी समझ आया ना, ये हमने क्या किया है, ये हमने एक मेरा फंक्शन है ना, एक मेरा वेरिएबल है, ये मेरा एक फंक्शन है जो एक तरह से क्या कर रहा है, ये वेरिएबल किस फंक्शन का है, ये वेरिएबल है बाहर वाले फंक्शन का, है ना। और ये जो हमने अंदर फंक्शन डिफाइन किया एरो फंक्शन, ये अपने बाहर वाले के वेरिएबल को यूज कर रहा है ना। जो हमने पहले पढ़ा उसी सबका अच्छे से रिवीजन हो रहा है। ये जो फंक्शन है क्या कर रहा है, बाहर वाले के वेरिएबल को यूज कर रहा है, तो इसने इसका मतलब क्लोजर बना के रखा हुआ है अपने बाहर वाले फंक्शन के साथ। तो काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, उसके बाद आया कंसोल, फिर प्रिंट हमने कॉल कर लिया, फिर हमने एंड कॉल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ सेट टाइम आउट, है ना। सेट टाइम आउट अगर हम कॉल करते हैं तो पहले अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखने की कोशिश करें, देखिए सेट टाइम आउट की डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलती है, आप इसके अंदर एक हैंडलर बेसिकली दे सकते हैं, उसके अलावा टाइम आउट का नंबर दे सकते हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। यानी मेनली हम इसमें 2 चीजें देते हैं, एक आप इसमें फंक्शन देते हैं जो एग्जीक्यूट करना है, और एक आप टाइम देते हैं जितने टाइम बाद एग्जीक्यूट करना है। तो मुझे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ भाई आप प्रिंट ही एग्जीक्यूट कर दीजिए, है ना। या जो प्रिंट है मैं इसमें प्रिंट नहीं करता, इसका नाम हम इंक्रीमेंट ही कर देते हैं, है ना। आप इंक्रीमेंट कीजिए और साथ साथ इसको प्रिंट कीजिए, है ना। ये इंक्रीमेंट को हम यहाँ कॉल कर लेते हैं। ये मैंने प्रिंट बोला पर ये प्रिंट हो कैसे गया मुझे ये समझ नहीं आया।
शायद गूगल सबकी बातें सुन रहा है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने क्या गलती की है, अच्छा सेट टाइम आउट गलती से कॉल होने की कोशिश कर रहा है बिना आर्ग्यूमेंट्स के, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, है ना। तो देखिए अब ये इंक्रीमेंट में जितनी बार भी कॉल करूंगा क्या होगा, इस वेरिएबल की वैल्यू प्लस प्लस होती रहेगी और प्रिंट होती रहेगी, है ना। तो हमको पता चल जाएगा बेसिकली कहाँ से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं करता हूँ मान लीजिए सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर मुझे क्या पास करना है, कोई भी फंक्शन पास करना है। तो मैं बोल देता हूँ भाई इंक्रीमेंट कॉल कर दीजिए आफ्टर 1 सेकेंड। तो देखिए क्या होगा, पहले स्टार्ट आया, अगर हम अब सीक्वेंस देखने की कोशिश करें, होना क्या चाहिए था, पहले स्टार्ट फिर इंक्रीमेंट हो, फिर यहां हमने इंक्रीमेंट किया है ये हो, उसके बाद एंड आए, है ना। यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं 1 सेकंड का, बट पहले ये आना चाहिए था। बट सीक्वेंस आया क्या है, पहले स्टार्ट आया है, फिर 1 आया है, यानी ये जो इंक्रीमेंट है इससे 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद एंड प्रिंट हो चुका है ना। और ये जो सेट टाइम आउट वाला इंक्रीमेंट है, इसकी वैल्यू सबसे उसके बाद प्रिंट हुई है, विच इज 2, है ना। तो यहाँ पर जो मेन चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेट टाइम आउट तो बहुत इजी चीज है, हम समझ ही जाएंगे। मेन चीज आपको यहाँ पर ये समझनी है कि एसिंक प्रोग्रामिंग क्या होती है, एसिंक का मतलब क्या है, जो हमने पहले भी जब हम सेट टाइम आउट हमने डिस्कस किया था तब भी हमने यही डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या है, जो चीजें अभी तक हमको सीक्वेंस में लग रही थी कि ये सीक्वेंस में, एक्चुअली सीक्वेंस में नहीं है। ये जो सेट टाइम आउट है, जिसने हमारा जो इंक्रीमेंट फंक्शन है लेकर रख लिया। देखिए मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल नहीं किया है, मैंने इसको इंक्रीमेंट फंक्शन का रेफरेंस पास किया है। मैंने इसको रेफरेंस पास कर दिया कि भाई मेरा एक फंक्शन है इंक्रीमेंट, जिसका रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। इसको आप 1 सेकंड बाद, ये टाइम में हम डिफाइन कर रहे हैं, मिली सेकंड में डिफाइन कर रहे हैं टाइम, इसको आप 1 सेकंड बाद डिफाइन कर दीजिएगा। मान लीजिए मैं इसको 5 कर देता हूँ, तो क्या होगा, स्टार्ट 1 एंड जो है इमीडिएटली प्रिंट हो जाएगा। और ये जो इंक्रीमेंट है 5 सेकंड बाद कॉल करेगा और 5 सेकंड बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको अपनी लेकर पॉकेट में रख ले रहा है, और जो भी आपने टाइम डिफाइन किया है उसके बाद ये आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हमने इसको बोला कि भाई ये काम 5 सेकंड बाद कर देना, तो ये रुका नहीं खड़ा रहा है। एक तो ये कि यहीं रुका रहे 5 सेकंड तक, और 5 सेकंड बाद पहले ये काम करे उसके बाद आगे बढ़े, नहीं। इसने क्या बोला, इसने बोला ठीक है मैं आपका काम 5 सेकंड बाद कर दूंगा, और सीधे इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर चला गया, और जो भी वहां पर एंड था वो इसने प्रिंट कर दिया, है ना। तो सेट टाइम आउट का मतलब तो हमको समझ आ ही गया, हम इसको कोई भी फंक्शन पास कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन का रेफरेंस, और साथ साथ हम इसको टाइम पास कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद ये एग्जीक्यूट कर देना। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जावास्क्रिप्ट में जो थ्रेड है, ये जो हमारा मेन थ्रेड चल रहा है, जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होती है। अभी हमने थ्रेड को कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, थ्रेड के बारे में बात नहीं की है, वो हम बाद में करेंगे थ्रेड समझने के लिए। बट थ्रेड को अगर आप सिंपल डेफिनेशन आपको माननी है, तो ये मान लीजिए सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी भी हम क्या कर रहे थे, हमको पता था हमारा प्रोग्राम स्टार्ट से शुरू होता है और एंड तक बेसिकली जाता है, तो इसको बोलते हैं एक थ्रेड। यानी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे होती हैं जहां पर आप अलग अलग चीजें भी डिफाइन कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं मेरा एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन मान लीजिए मैंने कहीं और नीचे कुछ डिफाइन किया है, 4 स्टेटमेंट और डिफाइन किए हैं। हम कंप्यूटर को भी बोल सकते हैं कि इन सबको पैरेलली एग्जीक्यूट कर दीजिए। आजकल जब आप बेसिकली पढ़ते होंगे, कोई भी कंप्यूटर जब आप खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है 7 कोर्स हैं, i7 का मतलब 7 कोर्स हैं, 10 कोर्स हैं, 15 जी बेसिकली सीपीयू कोर्स हैं। आप आजकल फोन्स भी खरीदने जाते हैं तो 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर तो बड़ा बेसिकली आराम से मिलता है। तो 4 कोर का वहां पर क्या मतलब है, 4 चीजों को पैरेलली वो एक बार में एग्जीक्यूट कर सकता है, ये 4 कोर का मतलब है। बट जो जावास्क्रिप्ट है वो इनहेरेंटली क्या है, जावास्क्रिप्ट इनहेरेंटली सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। यानी जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एक ही थ्रेड मेनली यूज होता है, और थ्रेड्स भी यूज होते हैं, बट बेसिकली जब हम जावास्क्रिप्ट खत्म कर रहे होंगे तब एक बार डीप में समझेंगे कि इवेंट लूप नाम की एक चीज होती है जावास्क्रिप्ट में, कैसे वो मल्टीपल थ्रेड्स को यूज करती है। बट यहाँ पर आपको क्या देखना होता है, आपको ये मानकर चलना है कि मोस्टली जो आप कोड लिख रहे हैं वो हमेशा सिंगल थ्रेड में एग्जीक्यूट होता है। इससे जो प्रोग्रामिंग है वो सबसे ज्यादा सिंपल हो जाती है, बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि जब मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है ना। तो यहां पर आपको मानकर चलना है सब चीजें एक ही थ्रेड में एग्जीक्यूट हो रही हैं, बट एक ही सीक्वेंस में एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं। ये है एसिंक प्रोग्रामिंग, यानी सेम थ्रेड है जिसने पहले ये एग्जीक्यूट किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर इसने आपने डालकर छोड़ दिया, सेट टाइम आउट के बाद में करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट कर दिया, उसी थ्रेड में बाद में इंक्रीमेंट भी कॉल हुआ। तो सीक्वेंस तो एक ही है, बट वो जो भी काम ज्यादा टाइम लेने वाला है, डिले वाला है, उसको छोड़ता जा रहा है और वापस आकर बाद में उस काम को कर देता है। जी अनीश जी। हाँ सर, ये डाउट मेरा डाउट ये है, जैसे लाइन नंबर 1 से चलना स्टार्ट हुआ, पहले स्टार्ट प्रिंट होगा और फिर उसके बाद 1 प्रिंट हो जाएगा। जैसे सेट टाइम आउट आएगा तो उसके नीचे मान लीजिए मतलब 1000 ऑफ लाइन सब कोड लिखा रहेगा। ये मतलब 5 सेकंड कब से स्टार्ट होगा काउंट करना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इमीडिएटली जैसे ही आपका ये काम खत्म, जैसे ये लाइन खत्म होगी, इमीडिएटली इसको काउंट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इसके नीचे 1000 ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता था, वो पहले पूरा चल जाता, फिर उसके बाद चलेगा ये।
हम ये बीच में इवेंट भी आ लूप में सकता है। जाकर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जब हम इवेंट लूप पढ़ेंगे तो उसको डीप में समझेंगे, बट अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर वो जो 1000 लाइन का कोड है वो पूरा का पूरा ऐसा कोड है जिसमें कहीं पर भी सीपीयू को 1 सेकंड के लिए भी वेट नहीं करना है, यानी कोई इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा है, यानी कोई कंसोल लॉग स्टेटमेंट आपने नहीं लिखा, ऐसी अगर कोई भी चीज नहीं है जिसमें सीपीयू को टाइम लगने वाला है, तो पहले वो 1000 लाइन खत्म करेगा, उसके बाद आपके इस 5000 का बेसिकली जो सेट टाइम आउट है इसका नंबर आएगा। बट मोस्टली प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी हैं, आप अगर बेसिकली अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इमेजिन कीजिए कि जो आपके कंप्यूटर का सीपीयू है वो अपने आसपास वाली चीजों से इतना तेज है कि उसको ऐसा लगता होगा कि बाकी चीजें शायद काम ही नहीं कर रही हैं। यानी अगर हम रैम की बात करेंगे तो कंप्यूटर से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स स्लो आपकी रैम होती है, अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स स्लोअर होता है, नेटवर्क की बात करेंगे तो भी थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स स्लोअर होता है। तो सीपीयू जो है वो आपका मोस्टली टाइम क्या बैठा होता है, खाली बैठा होता है, आइडल बैठा होता है, उसको कोई काम नहीं होता। तो सीपीयू क्या करता है, जल्दी जल्दी आप उसको जो भी काम देंगे वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम अगर आप उसको ऐसा देंगे जिसमें उसको पता है कि मेरी किसी ऐसी चीज पर डिपेंडेंसी है, मुझे रैम से कोई चीज निकाल कर लानी है, हार्ड डिस्क से कोई चीज निकाल कर लानी है, नेटवर्क से कोई चीज लानी है, या सेट टाइम आउट जैसी कोई चीज है जहां पर आपने उसको बोला ही एक्सप्लिसिटली ये काम 5 सेकंड बाद करना, तो क्या करता है, उस बीच में रुक जाता है वहां पर और बाकी चीजें जो भी पेंडिंग काम है उनको एग्जीक्यूट करता है। तो उसमें जो टाइम आउट वाले हमारे इंस्टेंसेस होते हैं इनकी प्रायोरिटी काफी हाई होती है। इसको हम डीप में बेसिकली पढ़ने वाले हैं 1 या 2 क्लासेस के बाद, तो वहां पर हम इसको और डीप में समझेंगे कि बेसिकली किस सीक्वेंस में जावास्क्रिप्ट पिक करता है कि मुझे पहले कौन सा काम उठाना है और उस काम को कब तक करना है जिससे पहले मैं दूसरा काम उठाऊं। तो बेसिकली काम करने वाला यहाँ पर एक ही है, थ्रेड के सिंगल थ्रेड का मतलब है काम करने वाला एक ही है, पर बहुत सारा काम वो बहुत अच्छे से मैनेज करता है। सर छोटा सा डाउट ये और ये है, इससे कंसोल डॉट लॉग मतलब इसमें 50 टाइम्स लिखा होता तो पहले ये मतलब कंसोल डॉट लॉग पूरा मतलब चल जाता, फिर उसके बाद ये चलेगा सेट टाइम आउट। कंसोल डॉट लॉग पूरा चल जाएगा, नहीं समझा, मतलब दोबारा पूछिए क्या पूछ रहे हैं। जैसे मतलब 10th लाइन के बाद भी कंसोल डॉट लॉग अगर मतलब 50 टाइम्स लिखा हुआ है, हाँ हाँ तो मतलब जो 50 देखिए टाइम्स लिखा कंसोल हुआ लॉग जो है, कंसोल लॉग जो है जैसे मैंने बताया वो एक आउटपुट स्टेटमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कंसोल लॉग भी जो है वो सिंक्रोनस नहीं होता है, एसिंक्रोनस होता है, यानी आपने कंसोल को बोलकर छोड़ दिया कि स्टार्ट लॉग कर दीजिएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्ट को इमीडिएटली लॉग कर देगा, बस आपने बोलकर छोड़ दिया उसके बाद आप आगे निकल जाएंगे। कंसोल के पास जब टाइम होगा वो तब अपने स्टार्ट को यहाँ पर डाल देगा। अगेन ये सारी चीजें इतनी तेज हो रही हैं कि आपको पता नहीं चलता कि बेसिकली हो गया एक बार में, बट जो भी इनपुट आउटपुट होते हैं, ये जैसे आउटपुट है तो ये भी अपने पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा करता रहता है, उसके बाद उस बफर को क्लियर करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम सेट टाइम आउट देखने की कोशिश कर रहे थे। सेट टाइम आउट बेसिकली रिटर्न क्या करता है, अगर आप बेसिकली इस तरह से टाइम आउट लगाना चाह रहे हैं। जी गुरप्रीत जी बताइए। सर जैसे ये मैंने देखा भी, अगर सेट टाइम आउट अगर हम टाइम भी नहीं देते तब भी ये एंड में चलेगा तब भी। हाँ तब क्या होता है, तब सेट टाइम आउट में अगर आप टाइम नहीं देते जितना मुझे याद है तो उसका मतलब होता है 0 टाइम, है ना, कि आप बेसिकली बस ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सीक्वेंस में इसको एग्जीक्यूट मत करना, इसके इमीडिएटली बाद कर देना जब भी आपको मौका मिले। तो अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं तो शायद वो 0 सेकंड बाद, वो 0 सेकंड भी नहीं होता, इसका मतलब होता है इमीडिएटली आप इसके बाद एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। इस तरह से जहां तक मुझे याद है एक और फंक्शन भी होता है जो सेट बेसिकली एग्जीक्यूट इमीडिएटली इस टाइप का कोई फंक्शन होता है, अगर मुझे नाम नहीं याद है, मुझे याद है कि इस तरह की फंक्शनैलिटी होती है जहां पर आप ये बोल सकते हैं कि अभी जो मैं सीक्वेंस कर रहा हूं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी मत करना, बट ये काम जैसे ही आपको टाइम मिले वैसे ही कर देना। तो सेट टाइम आउट अगर आप टाइम नहीं देते तो उसका भी यही मतलब है कि इमीडिएटली मत करो, बट इसके बाद जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही कर देना। ओके सर। सेट टाइम आउट अगर आप बेसिकली इसका जो रिटर्न है वो कैच नहीं करते तो ये आपका जो भी 5 सेकंड बाद कुछ काम होने वाला है ये काम हो जाता है। बट सेट टाइम आउट में अगर मैं बेसिकली लेट रेस्पॉन्स, मान लीजिए इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं कि इसने रिटर्न क्या किया है, अगर मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, ये जो रेस्पॉन्स है, ये हमको पता नहीं चल रहा कि रेस्पॉन्स वाला कौन सा है, मैं इसको कर देता हूँ रेस्पॉन्स। तो देखिए रेस्पॉन्स की वैल्यू इसने 1 दी है, ये 1 क्या है, ये 1 आईडी है, यानी ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है मैंने आपका 5 सेकंड का एक टाइमर स्टार्ट कर दिया है जिसकी आपके लिए मैंने एक आईडी दी है। अब आप जब चाहें, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि मेरे जिस चीज के लिए मैंने टाइम आउट लगाया था 5 सेकंड बाद वो काम मेरा हो गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब भी कोई नेटवर्क कॉल करते हैं, बेसिकली इंटरनेट से कोई चीज लाने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा आपके ब्राउजर में बहुत देर तक तो वो पहिया घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, बट एक पॉइंट के बाद अगर इंटरनेट नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, वो हार मान लेता है, बोल देता है 404। वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि इन सब चीजों में टाइम आउट डिफाइन होता है। टाइम आउट मतलब हम ये बोलते हैं भाई 30 सेकंड तक ट्राई करना, अगर 30 सेकंड तक मैं आप वो काम ना कर पाओ
तो हाथ खड़े कर देना, फेलियर दे देना, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तो वेट नहीं कर सकता। क्या अगर कॉल बेसिकली नहीं जा रही है तो क्या मैं 10 घंटे तक यही देखता रहूं कि स्पिनर आ रहा है? मुझे पता कैसे चलेगा व्हाट इज द रीजनेबल टाइम जो मुझे वेट करना है? तो उस चीज को भी, जो टेक्निकल टर्म है उसका, उसको भी क्या बोलते हैं? टाइम आउट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने किसी चीज के लिए टाइम आउट लगाया कि 5 सेकंड बाद में देखूंगा ये काम हुआ या नहीं, बट मान लीजिए वो काम आपका हो गया, तो अभी आपको इस टाइमर की जरूरत नहीं है, ये जो टाइम आउट आपने लगाया था। तो ये जो रिस्पॉन्स आपको मिला है, आईडी आपको मिला है, इस आईडी के बेस पर आप इस टाइम आउट को चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है क्लियर टाइम आउट विद टाइमर आईडी। टाइमर आईडी कौन सी है? जो सेट टाइम आउट ने आपको रिटर्न की है। तो मान लीजिए मैं इसके बाद क्या करता हूं, एक और सेट टाइम आउट लगाता हूं, है ना, जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे कब? 1 सेकंड बाद, है ना। मैंने इसको एक एरो फंक्शन पास कर दिया और यहाँ टाइम दे दिया 1 सेकंड। मैंने बोला आप इसको 1 सेकंड बाद एग्जीक्यूट कर देना, और एग्जीक्यूट क्या करना, हम इस डेफिनेशन के अंदर कॉल कर लेते हैं कैंसिल टाइमर, माफ कीजिएगा, आई थिंक कैंसिल ही था नाम, नाम क्या है? क्लियर टाइम आउट, सॉरी, नाम है क्लियर टाइम आउट। तो हम बोलेंगे क्लियर टाइम आउट, और आईडी क्या पास करेंगे? ये जो रिस्पॉन्स इसने पास किया है, ये रिस्पॉन्स एक्चुअली आईडी है ना। तो अब देखिए क्या होगा, मेरा बेसिकली स्टार्ट प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, बट ये वाला जो इंक्रीमेंट है ये कभी प्रिंट नहीं हो पाया, है ना। यहाँ हम एक काम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए इसमें एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं हेड, है ना। और यहाँ जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो हम हेड कॉमा ये प्रिंट करते हैं, और जहां हम कॉल कर रहे हैं यहाँ हम कोई स्ट्रिंग पास कर सकते हैं ताकि हमको क्लियर रहे फर्स्ट, है ना। और यहाँ जब अब अच्छा, अब हम यहाँ पर हमको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर से एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। आई विल कॉल दिस टाइमर, है ना। अब ये जो मैंने सेट टाइम आउट बनाया था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जो चेंजेस किए इनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। अगर मैंने इसको कर दिया कमेंट तो देखिए क्या हो रहा है, हमने ऊपर 5 सेकंड बाद लगाया हुआ है। देखिए मैंने पहले चेंज क्या किया, पहले मैं आपको वो समझा दूं। ये जो इंक्रीमेंट फंक्शन था, अब ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बेसिकली कब प्रिंट हो रहा है ना, कौन से वाला कॉल कब एग्जीक्यूट हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ऐड कर दिया हेड, जिसको मैंने कंसोल लॉग में साथ में प्रिंट कर दिया। यानी ये बेसिकली लॉगिंग को बस अच्छे से आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि जो भी इंक्रीमेंट कॉल करेगा वो अपना नाम बता देगा, कोई भी नाम, और जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो उसका नाम मैं साथ में प्रिंट कर दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कौन से वाला इंक्रीमेंट का कॉल आपका प्रिंट हुआ है। तो सबसे पहले कंसोल लॉग स्टार्ट प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा इंक्रीमेंट करना, और इंक्रीमेंट के साथ मेरा नाम प्रिंट करना विच इज फर्स्ट, है ना। तो जो फर्स्ट है ये नाम के साथ 1 प्रिंट हो गया, विच इज वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स हमने प्रिंट किया है, रिस्पॉन्स 1 ये आईडी है, रिस्पॉन्स की जगह हम क्या कर देते हैं, इसका नाम टाइमर आईडी कर देते हैं। टाइमर आईडी इज अ बेटर नेम, है ना। तो यहाँ मैंने टाइमर आईडी कर दिया, तो क्या हुआ, फर्स्ट 1 प्रिंट हुआ, टाइमर आईडी भी बाई चांस 1 है तो टाइमर आईडी प्रिंट हो गया। उसके बाद मेरा एंड आ गया, है ना। और एंड के बाद क्या हुआ, एंड के 5 सेकंड बाद अब ये टाइमर प्रिंट हुआ जो हमने यहाँ से कॉल किया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये हमने क्या किया, ये टाइमर के साथ जो हमने इंक्रीमेंट कॉल किया ये प्रिंट हुआ 5 बेसिकली 5000 सेकंड्स के बाद। मैंने यहाँ अब दोबारा अंदर एरो फंक्शन क्यों बना दिया, क्योंकि देखिए सेट टाइम आउट में आप जो भी फंक्शन पास करेंगे वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता, वरना वो आर्ग्यूमेंट पास कौन करेगा। सेट टाइम आउट को आप जो फंक्शन देंगे उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। पर अब मेरा जो इंक्रीमेंट है इसके अंदर तो आर्ग्यूमेंट है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश करूंगा तो इंक्रीमेंट तुरंत ही कॉल हो जाएगा। मैं इंक्रीमेंट को तुरंत कॉल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं इंक्रीमेंट को बाद में कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट को कपड़े पहना दिए एक एम्प्टी एरो फंक्शन के। तो यहाँ हमने एक एम्प्टी एरो फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसके अंदर इंक्रीमेंट कॉल होता है। तो इस फंक्शन के अंदर और कुछ भी नहीं है, जब भी ये बिना आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन आप कॉल करेंगे तो ये इंक्रीमेंट को कॉल कर देगा टाइमर आर्ग्यूमेंट के साथ। तो यहाँ अभी क्या हो रहा है, पहले स्टार्ट बेसिकली प्रिंट हुआ, फर्स्ट 1 प्रिंट हुआ, टाइमर आईडी 1 प्रिंट हुआ, एंड प्रिंट हुआ, और ये टाइमर प्रिंट हो गया 5 सेकंड के बाद। अब अगर मैं ये वाला जो सेट टाइम आउट है, ये एक और सेट टाइम आउट लगा रहा हूं फिलहाल, और मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड बाद आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। ये रिस्पॉन्स का अब हमको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां जब मैं आया इस लाइन पर तो मैंने बोला 5 सेकंड बाद इसको एग्जीक्यूट करना, ये कंसोल करना। यहां पर मैंने एक और टाइम आउट लगा दिया कि 1 सेकंड बाद, अगर 1 सेकंड हो गया है तो आप पुराने वाला जो टाइमर है उसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो इस बार क्या होगा, स्टार्ट प्रिंट हुआ, फर्स्ट 1 प्रिंट हुआ, टाइमर 1 प्रिंट हुआ, एंड प्रिंट हुआ, बट ये टाइमर 2 जो है ये कभी भी प्रिंट नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि ये टाइम आउट सेट हुआ 5 सेकंड के लिए, 1 सेकंड बाद ही इसने इसको जाकर कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर जो ये एक्चुअली प्रिंट होना चाहिए था टाइमर 2, वो कभी भी यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। तो जैसे आप सेट टाइम आउट कर सकते हैं, इसी तरह से आप उसको कैंसिल क्लियर टाइम आउट भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया है टाइम आउट, ऐसे ही एक दूसरा बेसिकली इसका फंक्शन होता है, जोड़ीदार फंक्शन होता है जिसका नाम है
इंटरवल, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, आप बोल सकते हैं सेट इंटरवल, है ना। अगेन यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अगेन जैसे मैंने यहाँ इंक्रीमेंट पास किया था, यहाँ मैं टाइमर के साथ इसको पास कर देता हूँ, और टाइमर की जगह इसका नाम मैं दे देता हूँ इंटरवल, है ना। और यहाँ पर आप कोई भी टाइम दे देते हैं, मान लीजिए वो मैं दे देता हूँ 1 सेकेंड, है ना। माफ कीजिएगा, ये हमने गलत कर दिया, ये 1000 हमको बाहर देना है। तो ये बिल्कुल सेट टाइम आउट की तरह है, जैसे सेट टाइम आउट कॉल होता है वैसे इंटरवल कॉल होता है, बट ये एक बार कॉल नहीं होता, ये एक एक सेकंड बाद कॉल होता रहेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, इंटरवल 7, इंटरवल 8, इंटरवल 9, इंटरवल 10, ये बेसिकली लगातार प्रिंट होता जा रहा है, क्योंकि ये जो सेट इंटरवल है क्या है, ये इनफाइनाइट टाइम तक हर इतने सेकंड बाद इसको एग्जीक्यूट करता रहता है। बहुत बार आपको एनिमेशन जब लगाने होते हैं, कोई चीज बेसिकली ऑन करनी है, ऑफ करनी है, उसके लिए सेट इंटरवल बहुत यूज होता है। बट सेट टाइम आउट में बहुत बार ऐसा होता है कि टाइमर आईडी आप यूज नहीं कर रहे होते, बट सेट इंटरवल में तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये आईडी चाहिए होती है, वरना ये कोड क्या चलेगा, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो मान लीजिए मैंने बोला हर 1 सेकंड बाद ये काम करते रहना, है ना। लेट इंटरवल आईडी बोल देता हूं मैं इसको, इंटरवल आईडी मुझे मिल गई, और एक और सेट टाइम आउट लगाता हूं जिसमें मैं करूंगा क्लियर टाइम आउट की जगह मैं करूंगा क्लियर इंटरवल, और इसको मान लीजिए मैं कब एग्जीक्यूट कर देता हूं, आफ्टर 10 सेकेंड्स, है ना। मैंने बोला 10 सेकेंड बाद इसको एग्जीक्यूट कर देना, और यहां दे दिया इंटरवल आईडी। तो अब क्या होगा, बेसिकली जो मेरा इंटरवल है 2, 3, ये 10 बार प्रिंट होगा, 9 बार या 10 बार जब भी, और 10 सेकंड बाद ये क्या होगा, 10 सेकंड बाद ये इसको जाकर क्लियर इंटरवल कर देगा। तो क्या होगा, उसके बाद ये कॉल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 11 बार ही कॉल हो पाया, 11 बार बाद हमारा ये जो सेट टाइम आउट है ये कॉल हो गया, इसने जाकर इस इंटरवल को कैंसिल कर दिया इस इंटरवल आईडी के बेस पर, तो इंटरवल जो है वो कैंसिल हो गया। तो अगर आपको एक बार वाला टाइमर लगाना है तो आप सेट टाइम आउट कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा टाइम बेसिकली टाइमर लगाना है जो बार बार एग्जीक्यूट होता रहे, तो उसमें आप बेसिकली सेट इंटरवल या क्लियर इंटरवल कॉल कर सकते हैं। सेट इंटरवल उसको लगाने के लिए, और क्लियर इंटरवल उसको कैंसिल करने के लिए, है ना। तो अगर यहाँ पर हम अगर वापस जो इसका थ्योरी है वो देखें, फंक्शंस जो बेसिकली कोड एग्जीक्यूट करते हैं एसिंक्रोनसली, यानी इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होते, बाद में एग्जीक्यूट होते हैं आफ्टर अ डिले। सेट टाइम आउट रन्स वंस, सेट इंटरवल रन्स रिपीटेडली। तो जो सेट इंटरवल है वो क्या होता है, बार बार आपका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जीक्यूट होता रहता है। सेट टाइम आउट के ये दोनों फंक्शन है, सेट टाइम आउट लगाने के लिए, क्लियर टाइम आउट उसको क्लियर करने के लिए। इंटरवल के लिए सिमिलरली ये दो फंक्शन है, सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल, है ना। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे इवेंट प्रोपोगेशन। जी सुजीत जी। Is there any logic behind this interval ID? Means the interval ID is generated. Is there any logic? Means if 2 or more set timeout are there in a same program, then there will be some logic how this interval ID are generated. For you as a user, आपको इंटरवल आईडी बेसिकली यू शुड बी ब्लाइंड टू इंटरवल आईडी। उसका आज कोई लॉजिक है, वो मान लीजिए आज 1 दे रहा है, कल को 1000 देने लगे, उसके बाद कुछ और देने लगे। आपको इंटरवल आईडी को सिर्फ एक ऐसी आईडी की तरह ट्रीट करना है, जो वो आईडी आपको देगा, आप वो आईडी बेसिकली उसको वापस कर देंगे। मान लीजिए आधार पर कोई आईडी डिक्लेयर हो रही है, आपको क्या मतलब, उसका क्या लॉजिक है ना। लॉजिक होता है, मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है इसके अंदर भी, मुझे नहीं पता अगर इसके अंदर कोई लॉजिक होता है क्या, कि वो अलग अलग प्रोग्राम को किस तरह से असाइन करेगा। बट फॉर यू शुड बी ब्लाइंड टू व्हाट आईडी इज बीइंग रिटर्न। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे पास एक आईडी है जिसके बेसिस पर मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ। वो आईडी वो क्या रिटर्न करेगा, आज वो नंबर दे रहा है, कल को उसकी जगह स्ट्रिंग देने लगे, वो ऑब्जेक्ट देने लगे, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको लॉजिक के बेस पर वो आईडी यूज नहीं करना, आपको वो आईडी देगा, आपको वो आईडी कैंसिल करने के लिए यूज करना है। And if the same ID is given for set timeout and set interval, then it will not be, वो आईडी सेपरेट होती है। both the IDs will be separate for the करेक्ट आईडी क्लैशेस नहीं होंगे, वो सिस्टम उसका ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए आज बहुत दिनों बाद टाइम पर हम क्लास खत्म करते हैं, है ना। जो इसके बाद हम कल क्या डिस्कस करेंगे, एग्जांपल है सेट टाइम आउट का, सिमिलर जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया, एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे इवेंट हैंडलिंग, थोड़ा सा बेसिकली हम कैसे अलग अलग इवेंट हैंडलर्स अलग अलग चीजों पर लगा सकते हैं, उनका प्रोपोगेशन कैसे होता है, उनको हम कैसे स्टॉप करते हैं, कल की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, just a reminder regarding the text which I sent, I mean yesterday. What did you send? I was expecting your call, as you told that you will be calling in sometimes.
आई शुड हैव कॉल्ड अनीश कुमार जी का, शायद मेरे पास, आई एम नॉट श्योर, अनीश कुमार जी का मेरे पास शायद कॉल आया था, उनको मैसेज आया था, मैंने उनको कॉल भी किया था। आई चेक, हाँ अगर सर, आपका मैं भी एक्चुअली ट्रैवल मैसेज आया, कर मे बी आई रहा था मिस्ड। सर उस टाइम, तो रिसीव Yeah. नहीं किया। I think Yeah, you may maybe I have. missed Anish. Yeah, You yeah. can just maybe bubble up, just send a message again, I'll call you. Sure, sir. Sure. ओके Thank you. सर, ओके।